आसिर यार, हम लूडो वगैरह सुबह भी तो खेल सकते हैं ना। फिलहाल हमारे पास और भी बहुत कुछ है करने के लिए। वो टेबल पर लूडो निकाल कर रख रही थी जब शावी ने पीछे से हक करते अपने करीब किया था, जिस पर आसिर ने घूर कर इसे देखा। फिलहाल और क्या है हमारे पास करने के लिए। लैपटॉप आप तोड़ चुके हैं, टीवी आप तोड़ चुके हैं, जल कुकरे कहीं के याद नहीं रहे पिछले दिनों वाले करतूत अपने। वो फौरन इसे टीवी की शहादत याद करवाते लैपटॉप की भी मौत का नजारा करवाने लगी थी, जिस पर शावी ने कंधे उचकाए। मेरा चांद, तुम रूम में तो चलो, हम वहां पर और बहुत कुछ कर लेंगे। इसकी आंखों में शरारत थी, जबकि आसिर इसकी शरारती आंखों पर अपने हाथ रखे थे। खबरदार जब मुझे ऐसे देखा, खबरदार जो उल्टा सीधा कुछ भी गंदा गंदा सोचा। मैं जा रही हूँ रूहा को जगाने के लिए। वैसे भी थोड़ी देर में फजर की अजानें शुरू हो जाएंगी, नमाज पढ़कर लूडो खेलना शुरू करेंगे। अल्लाह पाक को पसंद नहीं है ऐसे शैतानी काम, लेकिन फिर भी मजबूरी है, आपको जगाकर भी तो रखना है ना। तब तक आप निकम्मे ना बैठे, यहाँ पे ये सारे कार्ड्स निकाल कर रखें। और बात जो मैं रूहा के सामने नहीं कर सकती, आपको बता रही हूँ, लूडो खेलने के भी मेरे कुछ रूल्स हैं। मर गए। शाबी ने अपने माथे पर हार मारते सर को हाथों में गिराया था। मतलब कि इसके रूल्स थे और वो रूल्स के हिसाब से खेलने वाली थी, और इसी रूल्स में शाबिर की शामत आने वाली थी। अब इसे किधर मर गए, मैं एक एक करके चारों काटियां काटूंगी, ताकि फिर कहना मर गए। रूल्स सुने मेरे, फिर मैंने रूहा को जगाने के लिए जाना है। आप इसके भी भाई हैं, इसका भी फर्ज बनता है आपका ख्याल रखना। मैंने 5 घंटे तक आपको जगाया, मजीद लूडो खेलकर आपको और जगा कर रखूंगी, लेकिन इसका भी फर्ज बनता है इस मिशन में वो मेरा साथ दे। मोहतरमा आराम फरमा रही हैं, इसके आराम की ऐसी की तेजी। मेरे रूल सुने। अब वो सर झुकाकर अपने बुर्श देख रहा था कि इसके अचानक थोड़ी के नीचे हाथ रखकर गर्दन ऊपर करने पर पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो होता मुस्कुरा दिया था। फरमाइए जान, क्या रूल्स हैं आपके? वो इसके हाथ थाम कर अपने लबों से लगाते हुए बोला तो इसके गाल अगले ही लम्हे दहकने लगे थे। गंदी गंदी बातें ना करें मुझसे। रूल नंबर 1, अगर मेरी गोटी आपके घर के आसपास आई तो आप मेरी गोटी नहीं मारेंगे। अगर 6 पर तुम्हारी गोटी कट रही हो तो मैं, हाँ ठीक है, तो अब सारे रूल्स मेरे थोड़ी देर चलेंगे। अगर 6, हाँ तो ठीक है ना, अब सारे रूल्स मेरे थोड़ी चलेंगे। अगर 6 आ गया तो आप काट दीजिएगा, वरना नहीं। 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, बेशक आपका कुछ भी आ जाए, आप मेरी गोटी नहीं काट सकते। और ये हम दोनों का सीक्रेट रूल है, जो हमने रूहा को कभी नहीं बताना। रूहा तो थर्ड प्लेयर है ना, हम रूहा को नहीं बताएंगे, लेकिन मैं और आप एक टीम में हैं। आपकी दफा इसने प्यार से इसके बिल्कुल करीब बैठते इसकी कमीज के बटन के साथ छेड़छाड़ की थी। तुम्हें पता है मेरी जान, तुम्हारी ये हरकतें इतनी जानलेवा हैं कि तुम्हारे लिए मैं जानलेवा साबित हो सकती हैं। मुझे इतना ही छेड़ो जितना बाद में तुम मुझे सह सको। शाबी ने बेहद मोहब्बत से इसे देखते हुए कहा तो वो फौरन ही अपने हाथ हटाती इसके करीब से उठ गई थी। रूल याद रखिएगा मेरा, हम एक टीम में हैं, लेकिन रूहा को नहीं बताना। आप मेरी गोटी नहीं काट सकते, फिर तो तुम भी मेरी नहीं काट सकती। वो भाग रही थी जब शाबी ने इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचते इसे अपनी गोद में बिठा दिया था। नहीं, मुझ पर ऐसा कोई रूल लागू नहीं होता, मैं तो अपनी मर्जी से खेलूंगी। रूल्स आपके लिए हैं और आपको रूल्स फॉलो भी करने होंगे। अब मैं जा रही हूँ। वो प्यार से अपने ठंडे ठंडे हाथ इसके गालों पर लगाती इसकी गर्दन पर भी लगा चुकी थी, जबकि शाबिर इसकी हरकत पर मुस्कुराता इसे नरमी से आजाद करता जाने की इजाजत दे चुका था। यार, डॉक्टर ने भाई को जगा कर रखने के लिए कहा है, मुझे नहीं। तुम मुझे क्यों जगा रही हो? वो आधी सोई आधी जागी बड़ी मुश्किल से सर पर दुपट्टा अटकाती बाहर की तरफ आ रही थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसके घसीटने की वजह से। अल्लाह अल्लाह, तुम कितनी गंदी बहन हो। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए 8 नए जोड़े लेकर आया है, वो भी बिल्कुल मेरे जैसे, सेम टू सेम। 2 शाल लेकर आया है, 3 जूतों के जोड़े लेकर आया है। इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए 2 इयररिंग्स के पेयर्स भी लेकर आया है। और तुम कैसे आराम कर रही हो? तुम्हारा भाई बीमार है, इसे जगाने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़ेगा। तुम्हें जोकर भी बनना होगा, और मैं भी तो बनी हुई हूँ ना। मैं भी इनके सामने कितनी उल्टी सीधी हरकतें कर चुकी हूँ। देखो, सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं, मजीद 3 घंटे तक इन्हें जगाकर हम अपना फर्ज निभाएंगे। वो इसको झंझोड़ते हुए बोल रही थी, बल्कि वो मुंदी मुंदी आंखों से इसे देख रही थी। वो पहले ही इसे बता चुकी थी कि जाने के वहां से वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इसके लिए भी शॉपिंग करके लाएगी। और फिर इतना तो वो भी जानती थी कि इसका भाई लेडीज शॉपिंग में बिल्कुल जीरो है। हाँ, मेरा भाई कितना भी अच्छा सही, लेकिन वो मेरे लिए कपड़े, जूते और ज्वेलरी की शॉपिंग हरगिज नहीं करेगा। और ये फर्ज तुम निभाओ। फिलहाल जहाँ 5 घंटे एडजस्ट कर लिया है, वहाँ 3 घंटे और कर लो। यार, मेरी नींद की दुश्मन क्यों बनी हुई हो? और वैसे भी झागना सुलाना ये बीवी का फर्ज होता है। वो प्यार से इसके गाल थपथपाती वापस अंदर भाग रही थी कि आपकी दफा की चोटी आसिर के हाथ आ गई। ये आई ना अब हाथ में काम की चीज। तुम इतनी अच्छी ननद हो ही नहीं कि तुम्हारे साथ अच्छी भाभी वाला सलूक किया जाए। तुम्हारे लिए तो जालिम भाभी ही बनना पड़ेगा, और ये मिशन हम दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे। यार, हम बॉर्डर पर नहीं हवेली में हैं। वो अब हाथ जोड़ते हुए मसलूम ननद की तरह जालिम भाभी के सामने मिन्नतें कर रही थी। वो मासूम हरगिज नहीं थी। इस बात का एहसास रूहा को आज हो रहा था। यही समझ लो रूहा, कि इस वक्त हम एक बहुत बड़े मिशन पर हैं। ये समझ लो कि हम लोग इस वक्त बॉर्डर पर हैं, और बॉर्डर पर तब तक हमला नहीं होगा जब तक तुम्हारे भाई जागते रहेंगे। और हम अपने मुल्क, मेरा मतलब है हवेली के बॉर्डर पर खतरा मंडलाने नहीं देंगे। चलो आओ।
वो ऐसे किसी सीक्रेट अफसर की तरह समझाती, इसकी चोटी पकड़े बाहर निकल निकल गई थी। अब की दफा रूहा को इसके साथ आना पड़ा था। अगर तुम्हें दी हुई बदवा मेरे भाई को ना लगती तो यकीन करो इस दुनिया की सारी बदवाओं के मुस्तहक हो तुम। वो आकर सोफे पर चौकड़ी मारकर बैठते हुए साथ ही साथ शाबिर की चादर को खींचकर अपने ऊपर ले चुकी थी, जब अचानक ही दूर से कहीं अजानों की आवाज आने लगी। चलो पहले नमाज पढ़ लेते हैं, फिर खेलेंगे। हसी ने अजान की आवाज सुनते हुए कहा तो शाबीर ने इसे घूरकर देखा था। मेरा चांद, देखो पीछे खड़ा शैतान कंफ्यूज हो रहा है और तुमने अपने फरिश्तों को भी कंफ्यूज कर दिया है। वो तुम्हारे नेक काम लिखे या शैतानी काम? शाबीर उठते हुए कमरे की तरफ चला गया था, जबकि शैतानी काम का मतलब वो समझ चुकी थी। अब लूडो खेलना कोई अच्छा काम तो था नहीं, लेकिन फिर भी मसला यह था कि शाबीर को जगाने के लिए इसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो शैतान को कंफ्यूज करने वाले काम कर रही थी। नमाज पढ़ने के बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे से वो लोग लूडो खेल रहे थे। भाई आपका 5 है, यहाँ से असीर की गोटी कट रही है, काटने इसको। वो तकरीबन 7-8 मरतबा बेईमानी कर चुका था। अब की बार रूहा ने इसे कोई और गोटी चलते देखकर इसका हाथ पकड़ लिया था। मैंने नहीं काटनी, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, तो अपनी गेम खेलो, मेरे खेल से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। वो अपनी मर्जी से गोटी चलाने लगा तो अब की दफा रूहा ने इसकी नई नवेली दुल्हन बनी गोटी को घर से बाहर निकाल दिया था। रूल्स होते हैं, अगर आप कटती गोटी को जानबूझकर नहीं काटेंगे तो आपकी अपनी गोटी कटेगी। रूहा ने बदला झुकाया था। 6 और ये 3। हसी ने इन दोनों से नजर बचाकर इन दोनों को लड़ते देखकर जल्दी से अपनी बारी की थी। 6 के बजाय 5 आया था और अगले ही लम्हे वो दूसरी दफा बारी खेल चुकी थी, जिस पर रूहा चिल्ला उठी थी। कौन सा 6? 5 पर तुम 3 दफा फ्री में गोटी लगा चुकी हो, चीटर बेईमान कहीं की। ये जो तुम बार बार जीत रही हो ना, बेईमानियों से जीत रही हो। और मैं जानती हूँ शाबिर भाई तुम्हारे पार्टनर है, मुझे भी पार्टनर चाहिए, वरना मैंने तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं है। वो गुस्से से इसे बोली थी, जिस पर वो मासूमियत से आंखें चिपकाने लगी थी। शाबिर तो इसके अंदाज पर दिल थाम कर रह गया था। कितनी दफा पकड़ी जा चुकी थी और हर दफा मासूमियत दिखाकर निकल जाती। हाँ तो है शाह साई मेरे पार्टनर, क्या मसला है तुम्हें? जाकर अपना पार्टनर ढूंढ कर लाओ, फिर आकर लड़ना मुझसे। आपकी दफा हसीन ने भी साफ जवाब दिया था। हाँ तो ढूंढ कर लाऊंगी ना, ऐसा ही पार्टनर ढूंढ कर लाऊंगी मैं, बस वो लूडो खेलता हो। वो दुख से बोली थी। लूडो का तो पता नहीं, लेकिन मुजावर शाह को बंदूक से खेलना बहुत अच्छे से आता है। शाबिर कहते कहते खामोश हो गया था, जबकि जहां आसिर हैरत से देखने लगी थी, वहीं रूहा अचानक ही उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। शाह सही है, मुजावर शाह कौन है? आसिर इसके पीछे रूम में आते हुए पूछने लगी। इरादा इसका रूहा के पीछे जाने का था, जो यूं अचानक ही भाग गई थी, लेकिन डर था कि कहीं शाबिर सो ना जाए, इसीलिए इसके पीछे आई थी। शाबिर ने एक नज़र इसे देखते हुए कहा था। ओहो शाबिर, शाह पता है मुझे कौन है, मुझे मुजावर शाह का पूछ रही हूँ। वो नफी में सर हिलाती इसकी बात काटते हुए बोली थी। मेरा नाम शाबिर है। अब के शाबिर ने पलटकर इसे जवाब दिया था। और जैसे मैं तो जानती ही नहीं हूँ ना। वो नाक से खियोर कर बोली। वो क्या पूछ रही थी और क्या बता रहा था? अगर जानती हो तो मेरा नाम से क्यों नहीं बुलाती हो? क्या शाह सही करती रहती हो? मुझे मेरे नाम से पुकारा करो। अब के इसका अंदाज समझाने वाला था। नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही बुलाऊंगी। आप मुझे बताएं कि मुजावर शाह कौन है? अब की बार वो बोली तो शाबिर मुस्कुरा दिया था। वो इसके साथ वो जबरदस्ती नहीं कर सकता था, वो इसे जो पुकारना चाहती थी पुकार सकती थी। मुजावर शाह बताइए ना कौन है? इसके मुस्कुराने पर अब की दफा वो जिद्दी लहजे में बोली थी। मेरी खाला का बेटा। सिंपल सा जवाब आया था। ओह, तो क्या वो रूहा इसकी पार्टनर है? मेरा मतलब इसके साथ रूहा का रिश्ता तय है? वो एक्साइटेड होकर पूछने लगी थी। है नहीं था। अब ये बातें खत्म हो चुकी हैं, तुम भी भूल जाओ। बस गलती से नाम जुबान पर चढ़ गया, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो प्यार से समझाते हुए बोला तो असीर ने हाँ में सर हिलाया था। मतलब रूहा के सामने इस बात का जिक्र नहीं करना, ठीक है मैं नहीं करूंगी। लेकिन ये रिश्ता खत्म क्यों हुआ? क्या रूहा इसे पसंद करती थी? इसके सवाल जवाब का सिलसिला अभी खत्म ना हुआ था जब शाबी ने नफी में सर हिलाया था। नहीं, रूहा इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरी अम्मी ने इसके बचपन में ही इसकी बात तय कर दी थी। लेकिन अब ये सिलसिला खत्म हो चुका है। वो प्यार से इसकी गाल छूता बेड पर आकर बैठ गया था। ओ तो मतलब मुजावर शाह का ओ वो मेरा मतलब है मुजावर शाह, क्या वो रूहा को पसंद करते थे? वो इसके करीब बैठती सवाल करने लगी थी। वो इस टॉपिक को खत्म नहीं करना चाहती थी। मुजावर शाह, इसने सर दाब भरी थी। छोड़ो, जो किस्सा ही खत्म हो गया, इसके बारे में बात क्या करनी। वो बात खत्म करता बेड पर लेट गया था, जबकि इसके लेटने पर वो अलर्ट होती इसके करीब आई थी। उठे आप सो नहीं सकते। वो इसके सीने पर हाथ रखती इसके शर्ट को झंझोड़ चुकी थी। 8 घंटे पूरे हो गए हैं मेरा चांद, अब मैं सो सकता हूँ। देखो 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं। इसने घड़ी की तरफ इशारा किया था। कोई नहीं, मैं नहीं मानती। हो सकता है डॉक्टर ने 8 घंटे बताए हूँ, लेकिन 8 घंटे से आगे के कुछ घंटे भी खतरनाक होते हैं। आप भी हद करते हैं, कोई जरूरत नहीं है अभी सोने की। डॉक्टर कह रहा था कि अगर आप सो गए तो कोमा में जाने का खतरा है, पक्के पक्के सो जाएंगे आप। नहीं, मैं नहीं सोने देना। वह जबरदस्ती इसका बाजू पकड़े से उठाकर बिठाने की कोशिश में थी, लेकिन इसकी कोशिश मुसलसल नाकाम हो रही थी। मेरी जान, मेरा बच्चा, आप कुछ नहीं होता, सो जाते हैं ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम भी सारी रात की जागी हुई हो, अब तुम भी सो जाओ। वो बेहद प्यार से समझाते हुए बोला, जबकि असी ने पीछे नबी में गर्दन हिलाई थी।
नो नेवर। जब तक मैं आपको इजाजत नहीं देती तब तक आप सो नहीं सकते। उठें। इसने हुक्म दिया था जब शाबी ने इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी जानब खींच लिया था। ठीक है मेरी जान, जब तक तुम हुक्म नहीं देती तब तक मैं नहीं सोता। खुश, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब तक तुम मुझे जगाए रखोगी मेरे पास रहोगी। अगर जागना ही है तो भी ठीक से जागते हैं ना। वैसे अपने नीचे करते हुए इस पर साया फकन होता, अचानक इसके लबों पर अपने लब रख गया था। इस अचानक आफत पर हसी ने अपनी सांसें रोकी थी और बाकी की इसकी सांसें रोकने के लिए कसर शाबी ने अपनी शिद्दतें बढ़ाकर पूरी कर दी थी। इसके अंदाज में शिद्दत थी, वो जैसे अपना कंट्रोल खो चुका था। इतनी लंबी रात जगाया था इसने, अब थोड़ी सी सजा तो बनती ही थी असीर की। वो इसे हरगिज आसानी से बख्शने वाला नहीं था। वैसे वो शाह 8 घंटे पूरे हो गए हैं ना। सांसों की रिहाई पर वो बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पाई थी जब शावीर का बेबाक कहका कमरे में गूंजा था। मेरा बच्चा अब अगले 8 घंटे तक मैं सोने का कोई इरादा नहीं रखता। वो इसकी गर्दन पर अपने लबों को हरकत देता तो अपने बेबाक जानलेवा बोसों से इसकी नाजुक जान को हल्कान करने लगा था। वो अपने धड़कते दिल को काबू पाने की कोशिश में बुरी तरह से इसकी बाहों में आ सिमटी थी। शावीर लम्हा ब लम्हा इसकी सांसें तंग करता जा रहा था। शाह आपका जख्म दर्द हो जाएगा। वो नरमी से इसके सीने पर हाथ रखते इसकी फिक्र करती बोली तो वो हल्का सा मुस्कुराया था। नहीं होगा, जब तुम करीब होती हो तब कोई दर्द महसूस नहीं होता। वो और बाकी तुम उछलना कूदना बंद कर दो तो खून वगैरह निकलने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। इसकी मजाहमत करते हाथों को अपने हाथों में लेकर वो अपने लब्बों से लगाते इल्तिजाई लहजे में बोला था, जिस पर उसे फाम में साथ हिलाती अपना हाथ इसके गर्दन में डालती इसके सीने पर अपना सर रख गई थी। वो फिर खुद सुपुर्दगी। आसिर का ये अंदाज शावीर की धड़कनें तेज कर गया था। वो इसके नाजुक से सिरापे को खुद में कैद करता इसकी सांसों को अपनी सांसों से महकाने लगा था। अच्छा हुआ मुजावर तुम आ गए, हम तुमसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं। बैठो बेटा। मुजावर जैसे ही घर में दाखिल हुआ बड़े अब्बा ने इसे अपने कमरे में बुला लिया था। वो इनके कमरे में आया तो करके सारे ही बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए थे। जी बताएं क्यों बुलाया है आप लोगों ने मुझे? और हम सब लोग यहाँ पर और हम सब लोग यहाँ हैं। लगता है कोई बहुत ही ज़रूरी बात करनी है आप लोगों को। मुझसे। वो वहीं सोफे पर बड़े अब्बा के करीब आकर बैठा था। ऐसी कौन सी बात थी जो इससे करनी थी? घर के सारे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद थे और तो कोई भी नहीं था। ना जाने अब इन लोगों ने क्या कहना था। वो बेटा दरअसल कल तुम्हारी माँ बेगम अपनी बहन के घर जा रही हैं। इसी सिलसिले में तुमसे बात करनी थी। बड़े अब्बा ने तहम्मुल से बात शुरू की थी। अच्छा तो मुझे छोड़कर आना है? वो माँ बेगम की तरफ देखते हुए कहने लगा। इसे यही लगा था कि सब लोग मसरूफ होंगे तो इसे सफर पर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं मेरे बच्चे, वो दरअसल बात कुछ यूं है कि साइमा की दोनों बच्चियां जवान हैं माशाल्लाह। सारा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन उन्होंने रिश्ता करने से पहले ताया अब्बू को फोन किया है और पूछा है कि वो लोग हमारी तरफ से कोई उम्मीद रखें या फिर रिश्ता दे दें। इस बात का क्या मतलब है? वो हमसे क्यों उम्मीद रखेंगे? बरजम अका वारत अका शादीशुदा है, मोमरश का निकाह हो चुका है, यरमान का भी मजीद 2 महीने के बाद निकाह हो जाएगा। वो लोग तुम्हारी तरफ से रिश्ते की उम्मीद कर रहे हैं। मुजावर देखो बेटा, पहले तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हमने वही किया जो तुम चाहते थे। तुम्हें वो लड़की पसंद थी, हमने इतराज नहीं किया। बेशक वो कोई गैर नहीं थी, मेरी अपनी ही औलाद थी, मेरे सिकंदर की बेटी थी, मेरी पोती थी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हमने इसी घर से तुम्हारा रिश्ता किया क्योंकि तुम इस लड़की को चाहते थे और मैं भी यही चाहता था कि मेरे पोते को इसकी मनपसंद लड़की मिले। लेकिन घर से भागकर इतने महीने बाहर रहकर अब वो लड़की कम से कम तुम्हारे काबिल तो नहीं है। इतना तो हम भी जानते हैं कि अब तुम्हारे दिल में भी इस लड़की के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो अपने घर की 4 दीवारियों से निकल के जाए, वो लड़की किसी के घर की इज्जत बनने के लायक नहीं रहती। शावीर भाई है, इसने अपना दिल नरम कर लिया। शाबीर भाई है, इसने अपना दिल नरम कर लिया, लेकिन हमें तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा ना बेटा। इसलिए हम चाहते हैं कि अब हम तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला कर दें। सारा बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। तुम में और भारत में सिर्फ चंद दिनों का फ़र्क है। देखो माशाल्लाह इसके यहाँ औलाद होने वाली है। अब हम तुम्हारी तरफ से यहाँ के मुंतज़िर हैं। हमने तुम्हें इसी सिलसिले में यहाँ पर बुलाया है। वो जैसे बात ख़त्म कर रहे थे, सॉरी बड़े अब्बा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, ना ही शावीर शाह की बहन से और ना ही किसी और से। वो कहते हुए अपनी जगह से उठकर कमरे के दरवाजे से बाहर निकलने लगा था। मैं जानती थी इसका जवाब इनकार ही होगा। अगर आज मेरी जगह इसकी अपनी सकी माँ होती तो शायद हक से अपना हुक्म चला सकती थी, लेकिन मैं माँ नहीं हूँ, ताई हूँ। और शायद इसने मुझे कभी अपनी माँ समझा भी नहीं था। माँ बेगम ने जैसे इसके कदमों को जकड़ लिया था। ऐसा नहीं है माँ बेगम, आप मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। आपने मुझे पाला है, बेशक आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन माँ होने के सारे फराइज आपने पूरे किए हैं। वो पलटकर इनके करीब आते हुए इनके कदमों में बैठ गया था। अगर ऐसा है तो मुझे अपनी माँ समझ रहे हो तो मुझे अपनी ज़िंदगी का फैसला करने दो। मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी इस लड़की के लिए तरफ नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, लेकिन मैं जानती हूँ तुम इससे मोहब्बत करते थे, लेकिन वो लड़की अब तुम्हारे काबिल नहीं है। मुजावर 4 महीने न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोगों के बीच रही है। वो घर से किसी लड़के के साथ भाग कर गई थी और बस माँ बेगम, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब कुछ। खुदा के लिए मेरे जख्म ना उधेड़े। अब जो फैसला करेंगी मुझे मंजूर है, लेकिन खुदा के लिए मेरे सामने इसका जिक्र न करे। आपका मुजावर शाह तड़प कर मर जाएगा। अब जहाँ मेरी शादी करना चाहती है मुझे मंजूर है, लेकिन खुदा के लिए मेरे सामने इसका जिक्र न करें। जब इसका जिक्र आता है तब दिल चाहता है टुकड़े टुकड़े करके इसकी लाश को किसी जिंदान में फेंक दूं और फिर खुद को भी कहीं जाकर अपने वजूद को रेजा रेजा कर दूं। लेकिन
नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। खुदा के लिए मेरे सामने इसका ज़िक्र ना किया करें। वो इनके सामने हाथ जोड़ता इनके करीब से उठते कमरे से निकल गया था, जबकि इसके जाते ही माँ बेगम हाथों में चेहरा छुपाकर फूट-फूट कर रोने लगी थी। अल्लाह इस लड़की का कुछ न रहे, इसने मेरा बच्चा बर्बाद कर दिया। सिर्फ़ एक दफ़ा तो सोच लेती कि मेरे बच्चे के नाम की अंगूठी पहनी है इसने। आज तक मेरे मुजावर ने किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा और वो किसी गैरमर्द के साथ घर से भाग गई। 5 साल की थी जब वो मेरे मुजावर ने इसके हाथ में अंगूठी पहनाई थी। कितना खुश था मेरा बच्चा। मेरे बच्चे की 17 साल की मोहब्बत रास नहीं आई इस लड़की को। ज़िंदा लौटकर क्यों आई? मर क्यों नहीं गई वहीं कहीं? अल्लाह इस लड़की को इसके किए की सज़ा लाज़मी मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे को इसकी 17 साल की वफ़ा का ये इनाम दिया है इस बदबख्त लड़की ने। रूहा सिकंदर शाह, तुम्हें एक लम्हा का भी सुकून ना आए। तुम भी मेरे बेटे की तरह तड़पो। तुम भी सारी-सारी रात जागो, तुम्हें सुकून ना मिले। वो रोते हुए रूहा को बद्दुआएँ दे रही थी, जबकि अमना बेगम ने इन्हें सँभालने की कोशिश की थी। मुजावर की हालत किसी से छुपी हुई नहीं थी। रूहा अपने घर से भाग गई थी, ये बात सुनते ही वो रातों-रात अमेरिका से लौटा था। इसने रूहा को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी, लेकिन वो भी रूहा की तलाश में नाकाम हो गया था। जब बड़े अब्बा ने ये कह दिया कि जो लड़की अपने किसी आशिक के साथ घर से भाग निकली है, वो इसके काबिल नहीं। बड़े अब्बा के तल्ख़ अल्फ़ाज़ भी इसे रूहा को तलाश करने से रोक न सके थे, लेकिन मुसलसल रूहा की टेंशन इसकी हालत ख़राब कर दी थी। वो 1 हफ़्ता बिना कुछ खाए पिए दिन-रात रूहा की तलाश में पागल हो रहा था। जब इसका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि इसे वापस होश आते 1 हफ़्ता लग गया था। वो जब इसे होश आया, तब इसे पता चला कि शाविशा ने अपनी बहन के बदले दरीन मोहम्मद की बेटी को बनी कर लिया है। मामला हल हो चुका है और रूहा का कहीं कोई अता-पता नहीं था। इसे अस्पताल से डिस्चार्ज करवाते मज़ीद 15 दिन लग गए थे। रूहा की मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हुए इसे पता चला था कि रूहा को शहर के रास्ते में काले जाते-जाते किसी से मोहब्बत हो गई थी। ये सिलसिला 9-10 महीनों से चल रहा था। यानी वो अपने दिल में किसी और को बसा चुकी थी, किसी और पर खुद से ज़्यादा एतबार कर चुकी थी। इसके नाम की अंगूठी पहनकर वो किसी और को अपना आप सौंप चुकी थी, और ये सब कुछ हुआ था सिर्फ़ और सिर्फ़ शाविशा की वजह से, जिसने कभी मुजावर को रूहा पर हुक्म चलाने नहीं दिया था, कभी इसे खुद के साथ जोड़ने नहीं दिया था, कभी रूहा के सही गलत का फैसला करने नहीं दिया था। और फिर एक दिन रूहा घर से भाग गई थी। शावीर माने या ना माने, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान शाविशा ने ही किया था, जिसे वो कभी माफ़ नहीं करने वाला था। माफ़ तो वो रूहा को भी नहीं करने वाला था, जिसने इसके दिल की दुनिया बर्बाद की थी। सज़ा की हकदार तो वो भी थी, और वो बहुत जल्द इसे सज़ा भी देने वाला था। हम यहाँ इस इलाके में क्यों रहते हैं? अखरास। आशी सुबह-सुबह इसके साथ वॉक करने के लिए आई हुई थी, जब अचानक ही वो इसे देखते हुए सवाल करने लगी। अखरास ने हैरत से इसे देखा था। वो हर रोज़ इसे वॉक करने यहाँ पर आता रहता था कि यहाँ आकर आशी सर्दी की वजह से थोड़ी सुस्त पड़ गई थी, क्योंकि ये इलाका काफ़ी पुरअमन था। गाड़ियों के शोर से दूर, पर सुकून सा माहौल है। लोग भी कम हैं इस तरफ। अखलास मुस्कुराकर इसे जवाब देने लगा था। आम लोग तो कम हैं, लेकिन ये आर्मी वाले आपको नजर नहीं आते। सुबह रोज़ वॉक करते, पहले इनकी वर्दी देखो। इस सड़क पर कितने आर्मी वाले होते हैं ना। मैं तो फेड अप हो गई हूँ इन लोगों से। मेरा दिल नहीं करता इन लोगों को देखने का। वो नाराज़गी से बोली थी। यार, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हमें इनसे क्या मतलब। इसके लहजे में अजीब सी उकताहट महसूस करके अखरास को बुरा लगा था। हाँ, तो अखरास में इसलिए तो कह रही थी कि हमारा इसी इलाके में घर होना ज़रूरी था। काश हम किसी ऐसी जगह होते जहाँ आर्मी वालों का साया भी नजर ना आता। मुझे अजीब सी नफरत महसूस होती है इस वर्दी से। वो कुछ कह नहीं लगा जब आशी की बात सुनी। नफरत? वो जैसे एक लफ्ज़ पर अटक गया था। हाँ तो और क्या, मुझे सख्त नफरत है इस वर्दी से। मुझसे मेरे बहुत खास रिश्ते छीने हैं। है, चलें वापस घर चलते हैं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा वॉक करने का। वो कहती इसे चंद कदम आगे चलने लगी थी, जबकि अखरास को अपने कदम उठाना मुश्किल हो गया था। ये आईना क्या देगा तुम्हें ये आईना क्या देगा तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की खबर। कभी मेरी आंखों से देखो, कितने लाजवाब हो तुम। परिविश नहाकर निकलती सीधी आईने के सामने आ रुकी थी, जब इसे अपने कानों में गुनगुनाती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। इसके लब धीरे से मुस्कुराए थे, निगाहें आईने में अपना अक्स देखने से इनकारी थी। कितनी रातें गुजर गई। वो अपनी नींद दिन में पूरी करती थी, क्योंकि अरताश इससे सारी सारी रात जगा कर रखता था। लेकिन फिर भी मजाल थी जो अरताशा के रोमांस में किसी तरह की कोई कमी आती हो। सुनो। वो नजर झुकाए जल्दी जल्दी अपने बाल सुखा रही थी, जब अरताश ने पुकारा। नहीं सुना अरताश, उठिए, चलकर फ्रेश हूँ। मैं तब तक आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। वह इसे देखते हुए बेबसी से बोली थी, जिसकी आंखों में कल रात की खुमारी छाई हुई थी, और इसकी नियत भी ठीक नहीं लग रही थी। यार, कितनी अनरोमांटिक बीवी हो तुम। इधर आओ, मेरी बात तो सुनो। आपकी दफा वो हाथ बढ़ाकर इसका खातम था, इसे खींचकर अपनी बाहों में भर चुका था। वो इसके ऊपर आ गिरी थी। गुलाब लब गजल आंखें, जबीन रोशन, घनी जुल्फे। मेरी नीयत बिगाड़ने के सभी असबाब तो पूरे हैं। वो शरारती लहजे में इस पर साया फगन होता हुआ बोला तो परिबिश ने घबराकर इसके कंधे पर हाथ रखा था। नहीं अरताश, इस वक्त नहीं। सारी रात आपका दिल नहीं भरता, सुबह सुबह भी शुरू हो जाते हैं। वो इसको रोकने की कोशिश में बोली, जबकि वो इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लाकर था वो बेड से लगाते हुए इसकी गर्दन पर झुका था। बख्श देना इश्क में हमारी गुस्ताखियां, दिल ही काबू में नहीं तो हम क्या करें। वो नरमी से इसके लबों पर अपने लब रखते गुनगुनाया। इसकी नीयत सुबह सुबह ही हद दर्जे खराब थी। वो इसे आसानी से बख्शने वाला नहीं था। अरताशा, रोमांस की भी कोई हद होती है। अब ये हद से बढ़ रहा है। सुबह शाम रोमांस करके क्या आपने गेंग्स बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाना है? वह नरमी से इसका चेहरा अपने हाथ में थामते हुए अपने सामने करते हुए बोली तो वह हल्का सा मुस्कुराया था। इन हदूद से कह दो कि हमें इजाजत दे। अब करना है कुछ असूलों के खिलाफ जाकर। बस के लब्बों पर बेबाकी से अंगूठा फेरता हुआ बोला तो परी ने इसका
बेबाक शहर सुनकर अब के नफी में सर हिलाया था। आज तो वह किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहा था। अरताश अरताश साहब, आज आपने कोई और बात करनी है या सिर्फ अपने अंदर के शायर को झुका कर रखना है? परिविश हार मानती हुई इसकी गर्दन में अपने बाजू डालती इसकी मूंछों की चुभन को अपने चेहरे और गर्दन पर महसूस करने लगी थी। काजल आंखें होठ गुलाबी, जुल्फा सीधी, गाल पे तिल, दिल न देते जान से जाते, सामने है हथियार बहुत। आपकी दफा इसकी सरगोशी पर परिविश खिलखिलाकर हंसी थी, जबकि इसकी खिलखिलाहट को अपने लबों में कैद करता वह पूरी तरह से इसे खुद में कैद कर गया था। शाह साईं, अब छोड़ देना, हो गए हैं 8 घंटे, आपके सो जाएं आप, और मुझे भी सोने दे। आसिर इसकी बाहों में कैद अब के इसकी मिन्नतें कर रही थी। पता नहीं कौन से इंतकाम ले रहा था वो इससे, हालांकि वो तो इसी के लिए ही इसे जगा रही थी, लेकिन अब वो इस पर इसकी नींदें हराम कर चुका था। नहीं, अभी 1 घंटा बाकी है। 8 घंटे डॉक्टर ने बताए हैं जो तुमने मुझे जगाया, अब 8 घंटे मैंने बताए हैं। इन 8 घंटों में भी मैं तुम्हें जगा कर रखूंगा। वो इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला था, जबकि इसका फोन बजा। फोन आपका फोन आया है, बहुत जरूरी कॉल, उठाएं। अगर आपने नहीं उठाएंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, वो एक ही सांस में बोली थी, जबकि शाविर इसकी मासूमियत के ऊपर मुस्कुराता इसके लब्बों का गहरा बोसा लेता मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हुआ था। हेलो, अनजान नंबर से कॉल आते देख इसने फौरन का फोन उठाते कान से लगाया था, जबकि आसिर को अपनी आज़ादी मिलते ही वो बिस्तर में घुस गई थी। अब तो इसके जागने के कोई चांसेस ही नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम शाह साईं, मैंने पता करवाया है, वारिस शाह ने आप पर गोली क्यों चलाई? सुनने में है कि वारिस शाह की एक मंजूर नसर थी रेशम भाई के कोठे पर। नाम की इन्फॉर्मेशन तो नहीं ले सका मैं, हाँ, लेकिन वो तकरीबन 2-2.5 हफ्ते अस्पताल में बहुत बुरी हालत में रही है, मरते मरते बची है। और आपकी मुझे मालूमात मिली है कि वारिस शाह इस लड़की से निकाह करके इसे अपने घर ले गया है। वो आदमी फोन पर इसे बता रहा था कि जबकि वो बेड छोड़ता हुआ बालकोनी की तरफ आ गया था। लेकिन मेरा इस लड़की से क्या तल्लक, और वारिस शाह मेरा दुश्मन क्यों बन गया है? इस किस्से से वारिस शाह मुझे क्यों जोड़ रहा है? वो परेशानी से पूछने लगा कि इसे सचमुच में अब तक वारिस शाह का खुद पर किया जाने वाला हमला समझ में नहीं आ रहा था। सर, अब ये तो आपको रेशम भाई ही बता सकती है। अगर आप कहें तो इसे मालूमात नहीं, हरगिज नहीं। इस गजालत में जाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई मालूमात लेनी है तो मैं वारिस शाह से लूंगा। इस गंदगी में कदम रखने से 1000 गुना बेहतर है कि मैं दोबारा वारिस शाह की गोली खा लूं। खैर छोड़ो, तुम्हें इन सब बातों में बनने की जरूरत नहीं है। तुमने जो इन्फॉर्मेशन दे दी है बहुत है, मैं दोबारा राब्ता करूंगा। इसने कहते हुए फोन बंद कर दिया था। हाँ, लेकिन जहन पर वारिस शाह ही सवार था। वारिस शाह ने इस पर हमला क्यों किया था? आखिर क्या दुश्मनी थी वारिस शाह की इसके साथ? इसने कुछ सोचते हुए अपने मोबाइल पर एक नंबर निकाला था। इसकी आंखों के सामने मुजावर का नंबर चकमगा रहा था। दिल चाहा के कार कर ले, वो ऐसे सब कुछ बता सकता था, लेकिन पीछे आकर भी वैसा नहीं कर पाया था। एक अजीब सा गिल्ट था जो उसे सुकून नहीं लेने दे रहा था। वो रूहा को अपनी अमानत कहता था, शावी चाहकर भी इसकी अमानत की हिफाजत नहीं कर पाया था। स्क्रीन ला करते हुए हम वापस कमरे में आ गया था। इसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी तो बात करने की हिम्मत कैसे करता? इसने एक नजर बेड में दबकी आसिर को देखा था। वो गहरी नींद उतर चुकी थी। थोड़ा सताया था इसने इसे। अब तो इसका मासूम चांद भरपूर नींद लेने का हक रखता था, लेकिन ऐसे नहीं, बल्कि इसकी बाहों में कैद होकर वो वापस बेड पर आते हुए इसे खींचकर अपनी बाहों में लेता, इसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाता आंखें बंद कर गया था। नींद तो इसे भी बहुत आ रही थी, लेकिन ये सुकून इसे कहीं और मुयस्सर नहीं था। कोई तमाशा नहीं हुआ था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और इस खामोशी से रिदा को खतरे की बू आ रही थी। मुलाजमा को खाना ले जाते तो रिदा ने देखा था, लेकिन इसके बाद कोई तमाशा नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं इसने सुकून से खाना खा तो नहीं लिया? अब इतनी भी अच्छी नहीं हो सकती वो लड़की, और इतना बुरा खाना कैसे खा सकती है? लेकिन अगर इसने खाना नहीं खाया तो वारद को वजह तो पूछनी होगी ना, और शायद इसने वारद को वजह बताई भी होगी कि खाने में नमक तेज है। लेकिन अगर ऐसा था तो इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? वारद को थोड़ा तो गुस्सा करना चाहिए था। अगर वो मुलाजमा पर थोड़ा चीखता चिल्लाता तो घर में इस लड़की के लिए किसी के दिल में हमदर्दी नहीं जागती। सब यही सोचते कि इसने आते ही घर में तमाशा लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ तो कोई तमाशा हुआ ही नहीं था। वारद तो बिल्कुल खामोश था। वो परेशानी से बेड पर बैठी यही सब सोच रही थी। लगता है कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि किसी के दिल में इस लड़की के लिए हमदर्दी ना जाके। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये लड़की सबके लिए मनहूस साबित हो जाए। वो बेड पर लेटी यही सब कुछ सोच रही थी जब अचानक दरवाजा खुला था। इसने दरवाजे की तरफ देखा तो वारद अंदर दाखिल होता कमरे को अंदर से लॉक कर चुका था। वो बड़ी मुश्किल से सीधी होकर बैठी थी। वारद का कमरे में आना इसे अजीब लगा था। आप यहाँ, इसे हैरानगी हुई थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए इसके पास बेड पर बैठा बैकग्राउंड से टेक लगाते हुए इसे देखने लगा था। इसके देखने के अंदाज में कुछ ऐसा था कि रिदा कंफ्यूज ही हो गई थी। क्यों, क्या तुमने ऐसा? रिदा वो बेहद नरमी से सवाल कर रहा था, जबकि हाथ बढ़ाते हुए इसने सामने टेबल पर पड़ी फ्रूट की टोकरी से छुरी निकाली थी। क्या क्या किया है मैंने? वो जिस तरह से छुरी को अपनी उंगलियों में फेर रहा था, रिदा को घबराहट होने लगी थी। तुमने क्या किया है तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। टेक छोड़कर इसके करीब होता है, इसके हाथ को अपने हाथ में थाम चुका था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आपको कोई गलतफहमी हुई है। इसने पीछे हटना चाहा था जब वारन ने इसके हाथ पर आहिस्ता से छुरी की नोक फेरी।
मैंने मैंने कुछ भी नहीं किया वारिद, मैंने ज़ीनत को खाने में नमक तेज़ नहीं किया था। मुलाज़िमा ने किया होगा। जिस तरीके से वो उसकी कलाई पर छुरी फेर रहा था, इसे लगा कि वो उसकी कलाई ही काट देगा। इसकी ज़ुबान से बेसाख्ता ही फिसला था, जब वारिद ने गुस्से से इसे बालों से झंझोड़ता हुए अपने करीब किया था। अगर तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें पता कैसे कि ज़ीनत के खाने में नमक तेज़ था? वो गुर्राया था इसके चेहरे पर। वारिद प्लीज़, आप मुझे तकलीफ़ नहीं देख सकते। आप मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकते। आप जानते हैं अगर मुझे ज़रा सी भी तकलीफ़ हुई, तो नुकसान आपका होगा। इसका इशारा यकीनन अपने बच्चे की तरफ था। मेरा नुकसान होगा? वो तल्ख़ी से मुस्कुराता इसके सवाल करने लगा, तो रिदा की निगाहें झुक गई थी। मेरा नुकसान होगा राइट? अगर इस बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तो लुट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। मुझे तो करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाएगा। मेरा तो वारिस दुनिया में आने से रह जाएगा, राइट? है ना? वाक़ई मेरा नुकसान तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन तुमसे बड़ा नुकसान मेरा हरगिज़ नहीं होगा। क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं? अगर ये बच्चा किसी वजह से दुनिया में नहीं आता, तो सबसे बड़ा नुकसान तो तुम्हारा होगा। तुम्हारा मकसद इस घर का हिस्सा बनने का अधूरा रह जाएगा। करोड़ों की जायदाद को अपने नाम करवाने का मकसद अधूरा रह जाएगा। जो प्रॉपर्टी तूने लेनी है वो मुझे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए वारिस, मुझे सिर्फ़ आपका साथ चाहिए। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं सब करूँगी। आप मुझे कुछ भी मत दें, बस अपनी मोहब्बत दे दें। नामुमकिन, मेरी मोहब्बत सिर्फ़ ज़ीनत है, जो तुम्हारी वजह से 2 साल तक मेरी महरम नहीं बन सकी। मैं रिश्ता नहीं पाता। मैं रिश्ता नहीं निभाता तुम्हारे साथ रिदा। मैं तुम्हें बीवी के हकूक देता। कभी तुम में और ज़ीनत में कोई नाइंसाफ़ी ना करता। लेकिन तुमने सौदेबाज़ी की। तुमने सौदा करने से पहले सोचना चाहिए था ना, तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए या फिर ये प्रॉपर्टी। इस वक़्त तुम्हें दौलत चाहिए थी और दौलत की खातिर तुम मेरे आगे बिछ गई थी। तुमने मुझसे कहा था कि मैं एक रात तुम्हारे साथ गुज़ार लूँ, तो तुम कभी मेरे रास्ते में नहीं आओगी। तुमने कहा था तुम इसे दौलत चाहिए। मैं दूसरी शादी करूँ, तीसरी शादी करूँ, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने कहा था कि तुम मुझे मेरी मर्ज़ी करने से नहीं रोकोगी। यहाँ तक कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाती हो, तो तुम्हें सिवाय इस औलाद के मुझसे और कोई भी मतलब नहीं होगा। अब तुम्हारी डिमांड क्यों बढ़ गई है? तुम्हें क्या लगता है इस बच्चे की खातिर मैं तुम्हें सारी गलतियाँ नज़रअंदाज कर दूँगा? नहीं, मेरी आँखों पर वो पट्टी नहीं बंधी जो इस घर के बाकी सब लोगों की आँखों पर बंधी है। और तुम भी कान खोल कर सुन लो, मेरी बीवी, मेरी ज़ीनत पर एक आँच भी आई, तो मैं तुम्हारे टुकड़े करने में वक़्त नहीं लगाऊँगा। वो छुरी से इसके चेहरे पर हल्की सी लकीर खींचते हुए बोला था। अगर वो ज़रा सा ज़ोर लगाता, तो यही छुरी इसके नाज़ुक चेहरे को बिगाड़ने में 1 सेकंड न लगाती। वारिद ज़ीनत, खबरदार नाम मत लेना इसका अपनी गंदी ज़ुबान से। अगर इसका नाम लिया तो ज़ुबान काट दूँगा। तुम मुझे इसके आस-पास नज़र ना आओ। जहाँ वो होगी वहाँ तुम्हारा साया भी नहीं होना चाहिए। इसकी सांस-सांस पर मेरी नज़र है, लेकिन बेखबर मैं तुमसे भी नहीं हूँ। तुमने सिर्फ़ वारिस शाह की नरमी देखी है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि अगर बात ज़ीनत पर आए तो वारिस शाह अपना ऐसा रूप दिखाता है कि तुम जैसों की रूह तक काँप उठती है। अगर अपनी जान प्यारी है तो ज़ीनत से बहुत दूर रहना। वो बिल्कुल कोई वैसी लग रहा था, जबकि इससे घबराते हुए रिदा ने सिर्फ़ हाँ में सर हिलाया था, जबकि वो नरमी से इसे खुद से अलग करता बेड से उठ गया था। रिदा इस वक़्त इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि इसने वारिस को रोका नहीं था, बल्कि इसके जाते ही दरवाज़े को अंदर से बंद करती वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी। वारिस शाह दिन-ब-दिन खतरनाक होता जा रहा था। इस लड़की के लिए वारिस शाह की दीवानगी बढ़ती चली जा रही थी। रिदा के लिए बहुत ख़राब साबित हो सकती थी। ये लें गरम-गरम दूध, लेकर आई हूँ आपके लिए, इसे पी लीजिए, इससे आप बेहतर फ़ील करेंगे। वो कमरे में दाखिल होती टेबल पर दूध का ग्लास रख रही थी, जबकि वो आईने के सामने खड़ा अपनी शर्ट उतारे ज़ख्म का मुआयना कर रहा था। बाजू में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि हालत ख़राब हो रही थी। सारी दवाइयाँ अपना असर ख़त्म कर चुकी थी और अब मज़ीद दवाई लेने के लिए इसे ये दूध का ग्लास पीना था, जो हसीर इसके लिए लेकर आई थी। यार, दूध नहीं पी सकता मैं। तुम जानती हो ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमसे ज़बरदस्ती पिलाया है, तब से मुँह में इतना गंदा जायका है इसका। और इनकार करते हुए बोला था, ऐसे कैसे नहीं पिएँगे? आप पिएँगे और ज़रूर पिएँगे। और ये छोटू बच्चे वाली हरकतें करना छोड़ दें आप। बात-बात पर किसी नन्हे-मुन्ने बच्चे की तरह मुँह बना लेते हैं। हाँ, तो छोटा-सा बच्चा ही तो हूँ मैं। मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया करो, जैसे मैं तुम्हें अपने बेबी की तरह ट्रीट करता हूँ। इसकी बात पर शाबिर इसके पास आता है, इसकी गिद्ध अपना हिसार बनाते हुए इसके माथे पर जानदार बोसा देता बेहद शरारत से बोला था, ओहो! आप तो मेरे छोटे से बच्चे हैं ना, कितने क्यूट हैं आप। यहाँ बैठो मेरा बच्चा, मैं आपका दूधू लेकर आती हूँ। इसको जल्दी से फिनिश करो, मैं आपको चॉकलेट दूँगी। वो प्यार से इसकी गाल खींचते से सचमुच में किसी बच्चे की तरह ट्रीट करती सामने सोफ़े पर बिठा चुकी थी, जबकि इसके अंदाज़ पर वो इसे घूर कर रह गया था। ओह! क्या हो गया मेरे बेबी को? दूध नहीं पीना? दूध नहीं पीना, लेकिन दूध तो पीना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा बेबी दूध नहीं पिएगा तो मैं कान भी मरोड़ूँगी और थप्पड़ भी मारूँगी, क्योंकि छोटे बच्चों को मार भी पड़ती है बड़ों की बातें ना मानने पर। वो अपना हाथ इसे दिखाते हुए आपके डराते हुए बोली, तो शावी ने फ़ौरन गिलास थाम लिया था। बीवी से मार खाता वो अच्छा थोड़ी ना लगता। नहीं हूँ मैं कोई छोटा बच्चा, मैं बड़ा ही ठीक हूँ। मेरे साथ इस तरीके से बातें मत करो। पहले मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द है। आपकी दफ़ा वो मासूमियत से बोला था। चलो इसी बहाने वो करीब तो आती। अब कि इसका मज़ीद बच्चा बनने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इसके बच्चा बनने पर वो भी मम्मी बन जाती थी, वो भी खतरनाक वाली। हाँ, तो किसने बोला था सुबह कुश्ती करने के लिए? आराम से सो भी तो सकते थे ना। लेकिन नहीं, जब तक मेरी जान हलकान ना करे तब तक सुकून नहीं मिलता। अब आ रहा है ना मज़ा? वैसे बाजू में दर्द करके यकीनन अब भी अंदर शैतानियाँ चल रही होंगी। आइए एक दफ़ा फिर से कुश्ती खेलते हैं, ताकि आपका दिमाग
ताकि आपका दिमाग ठिकाने लगे। वो गुस्से से घूरते हुए बोली थी, रोमांस का नया नाम कुश्ती सुनकर शाबिर ने पहले अपने लाभ दबाए थे, फिर अगले ही लम्हे उठकर खड़ा हो गया। ओके मेरी जान आओ, अब तुम्हारी ख्वाहिश में टाल थोड़ी सकता हूँ ना, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज्यादा और कुछ भी मैंने नहीं रखता। वो अगले ही लम्हे से बाहों में भरते हुए बेड पर ले जाने लगा था। अपने बासु का दर्द तो इसे भूल ही गया था, जबकि आसिर को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई थी। ओहो छोड़े मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? आपके बासु में पहले ही दर्द है, आपको फिर से दौरा पड़ गया है क्या? उफ, आपका दौरा तो मिर्गी के दौरे से भी ज्यादा खतरनाक है। मिर्गी का दौरा तो फिर भी सोख सुंगाकर खत्म कर सकते हैं, लेकिन रोमांस का दौरा, इस दौरे का इलाज सिर्फ रोमांस है मेरा चांद। अगर तुम चाहती हो कि मेरा दौरा ठीक हो जाए तो खामोशी से खुद को मेरे हवाले कर दो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगा। वो मुस्कुराकर कहता इसके लब्बों पर अपने लब रख चुका था, जबकि आसिर एक दफा फिर से इसकी बाहों में बेबस हो गई थी। अब शाबिर अपनी मनमानियों में मसरूफ हो चुका था। शाह सही मेडिसिन तो खा ले, आप अपनी वो इसकी बाहों में बिखरती बेहाल होती इसकी फिक्र में बोली थी। शायद वो जानती तक नहीं थी कि इन चंद दिनों में वो शाबिर को कितनी खुशियां दे चुकी थी। नहीं, जब तक तुम मुझे सुकून नहीं देती तब तक नहीं लूंगा। वो इसकी कालों को बेकरारी से चूमते हुए बोला था। उफ, ये कैसी जिद है? कम से कम अपनी सेहत के लिए तो आप थोड़ा सा अच्छा बच्चा बनकर दिखाना चाहिए। वो नाराज हुई थी। क्या तुम मेरी सेहत के लिए अच्छी बच्ची नहीं बन सकती थोड़ी देर? वो उल्टा से सवाल करता इसके कंधे को अपने लबों की आंच से झुलसाने लगा था। उफ, बन गई मैं अच्छी बच्ची। वो उसके सीने पर सर रखते हुए बोली तो शाबिर का बेबाक कहकर कमरे की तरफ दीवार से कमरे की तरफ दीवार में गूंजा था। आई लव यू सो मच मेरा चांद, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो, मेरा सब कुछ हो। वो इसके पोर को बेकरारी से चूमते हुए बोला था। बेगम ये लो चावल, जल्दी से खीर बनाओ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पिछली दफा भी कुछ नहीं खाकर गए थे शाह साईं, इस दफा इनकी खिदमत में कोई कमी मत छोड़ना। और रूखा बीबी भी साथ आ रही हैं, तो इनके लिए भी ना कुछ अच्छा सा अलग से बना दो। और गाजर का हलवा कहाँ तक पहुंचा? असीर को बहुत पसंद है कि ऐसे बाग में खुद चली जाया करती थी गाजरों के लिए मेरी बच्ची। अब तो अल्लाह के फजलो करम से इसे किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन फिर भी माँ बाप के घर तो अलग ही स्वाद है ना। वो अपनी माँ के हाथ का खाना कितने ऐसे से बात खाएगी। तीन मोहम्मद बेहद खुश था। कल रात ही इसे पैगाम पहुंचा दिया गया था कि कल असीर मिलने के लिए घर आ रही है। वो लोग तो तब से खुशी से फूले ना समा रहे थे। अम्मी ने तो कल रात ही इसके आने की तैयारियां शुरू कर दी थी। वैसे तो वो ज्यादा देर के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी अम्मी ने असीर की पसंद की सारी चीजें मंगवाई थी। वहाँ बड़ी हवेली में हमारी बच्ची को हर चीज़ मिलती होगी, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए मटर पुलाव बनाया है। सियान मेरे बच्चे, तू अभी घर से मत निकलना, और बेहतर होगा कि तू शाह साईं से माफ़ी मांग ले अपने इस दिन की हरकत के लिए। अब वो तेरे बहनोई है और माशाल्लाह से हमारी बच्ची इनके साथ बहुत खुश है। शाह साईं ने हमारी बच्ची को कोई कमी नहीं होने दी। वहाँ गलतफहमी में जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब इनका रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है, और बेहतर होगा कि तू भी अपनी तरफ से सारी रंजिशें खत्म कर ले। आखिर हमारी बच्ची का सवाल है। अम्मी ने सीढ़ियों पर बैठे जियान को देकर कहा था, जो जल्दी जल्दी अपने सामने शीशा रखे अपनी दाढ़ी बना रहा था। अम्मा, मुझसे कोई उम्मीद ना रखिएगा, मेरी बहन आ रही है सिर्फ इसलिए घर पर रुका हूँ, वरना इस शाविशा के लिए मेरे दिल में कभी भी कोई नरमी नहीं आ सकती। मुझे इस इंसान से इतनी नफरत है कि हद नहीं। ना जाने कैसे आप लोग अपनी बेटी को इस जहन्नम में फेंक कर आने की खुशी मना रहे हैं। वो शीशा और अपनी शेविंग की सारी चीजें उठाकर कमरे में रखकर वापस बाहर आता, वहीं से पानी भरकर एक तरफ आकर मुंह धोने लगा था, जबकि दीन मोहम्मद और उसकी बीवी एक दूसरे को देखकर रह गए थे। इन्हें डर था कि कहीं जियान की ये नफरत इन्हें शाबिर के सामने शर्मिंदा न कर दे। और फिर सवाल इनकी बेटी का था। अब कहीं जाकर इनकी बेटी की जिंदगी में थोड़ी सी बेहतरी आई थी। वो हरगिज जियान की वजह से कोई बदमज़गी नहीं चाहते थे, लेकिन जियान के तो इरादे ही कुछ और लग रहे थे। ऐसे कैसे पुलिस को खबर लग गई? मैंने तो कोठे पर ज्यादा लड़कियां आने ही नहीं दी थी। मैंने तो सारी लड़कियां छुपा कर रखी हुई थी, तो पुलिस को खबर कैसे लग सकती है? कहीं वो लड़की एला तो पुलिस तक नहीं पहुंच गई? छोटे मोटे अफसर को तो मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन ये मामला तो आगे बढ़ रहा है। कहीं ये लोग मेरे कोठे पर रेट ना डाल दे। नहीं लड़कियों को कोठे से निकालकर किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचाओ। रेशम भाई ने अपने सामने बैठे पुलिस वाले को देखा था, जो इसे खबरें सुना रहा था। इसे आज ही पता चला था कि रेशम भाई का कोठा बड़े अफसर की नजर में आ गया है, और फिर बाहर मुल्क से मंगवाई जाने वाली लड़कियां तो इसके लिए अजाब ही बन गई थी। एक लड़की ऐसी गायब हुई थी कि इसका कुछ अता पता ही नहीं था, और बाकी लड़कियों पर भी खतरा मंडला रहा था। कुछ भी हो, मुझे खबर देते रहना और खास नजर रखना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मेरे कोठे पर रेट नहीं डालनी चाहिए। एक पुलिस की रेट मेरा धंधा खराब कर सकती है। महीनों तक ग्राहक इस गली का रुख नहीं करते, और मुजरा तो जैसे बंद ही हो गया है। जब से परिवेश वाला मामला हुआ है, कोई मुजरा रखवाते हुए भी डर लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। वो बेहद परेशान थी। भाई, बुरे दिन तो चल ही रहे हैं तुम्हारे, लेकिन ये बुरे दिन एक खास बंदे की वजह से चल रहे हैं। पुलिस वाले ने इसे देखते हुए कहा तो वह हैरत से देखने लगी थी। खास बंदे की वजह से? किसकी वजह से? इसने सामने बैठे पुलिस वालों को शकी नजरों से देखा था। नाम तो हराज शाह है, आर्मी से तल्लक है इसका। मुझे समझ नहीं आई अब आर्मी वालों को तुम्हारे साथ क्या मसला है? पुलिस वाले ने जांचते अंदाज में से इन्फॉर्मेशन दी थी। आर्मी वाले, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? इन सब चीजों में आर्मी वाले शामिल हो गए हैं? इसकी हैरत की कोई इंतहा न रही थी। अरे नहीं रेशम भाई, आर्मी वाले शामिल नहीं हुए, लेकिन अगर पुलिस वालों ने इस केस को ठीक से हैंडल ना किया तो आर्मी वाले शामिल हो जाएंगे। ये ऐसी धमकी देकर गया है अखराज शाह नाम का बंदा, इसीलिए तो पुलिस इतनी अलर्ट हुई है इस चीज को लेकर। तुम्हें पता है, इसे कहीं केस आए हैं और कहीं गए। इस तरह के केसेस में पुलिस दिलचस्पी कहाँ दिखाती है?
वो तो मामला आर्मी वाले की तरफ निकल गया है, इसलिए पुलिस भी दिलचस्पी दिखा रही है। वो आदमी से तफसील से बता रहा था, जब किसकी बातें सुनती रेशम भाई तो पागल हो रही थी। मैंने ये मामला कभी इतना फैलने ही नहीं दिया कि बात आर्मी तक चली जाए। आर्मी तक ये मामला पहुंचा कैसे? मुझे हर चीज़ की मालूमात दो, इसके बदले जितने पैसे तुम कहोगे मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मुझे सब कुछ बताओ। वो आर्मी वाला आदमी है कौन? इस मामले में किस हद तक आर्मी वाले शामिल हो चुके हैं और आर्मी वाले इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? बात फैली कैसे, यहाँ से निकली कैसे? ये सब कुछ तो कोठे के अंदर का ही राज था, ये बाहर कैसे निकला? वो बेहद गहरी सोच लिए इसे देख रही थी। ये तुम जानो, तुम्हारी कोठे वालियां जाने। तुम अपने मामले खुद हल करो, मैं तुम्हें इस अफसर की इन्फॉर्मेशन निकाल कर देता हूँ। वो इसे कहते हुए उठा था, जबकि रेशम भाई सिर्फ सर हिलाकर रह गई थी। ओए होए, मेरी भाभी की खुशियां तो चेक करो, कैसी चहक कर अंदर बाहर हो रही है। किचन से निकलती रूहा इसी को देख रही थी, जो इसकी बात पर दान दिखाती अपने गौन पहनकर अब पिन से स्कार्फ सेट कर रही थी। हाँ तो मैं तो खुश हूं ना, मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने अम्मा बाबा भाई से मिलूंगी। वो खुशी से चहकते हुए सीढ़ियों से उतरते शाबिर को देखने लगी थी, जिसने ब्लैक 3 पीस सूट पहन के रखा था। सूट का कोट इसके हाथ में था, जबकि काली शर्ट के अगले 3 बटन खुले हुए थे। इसकी शर्ट इसके जिस्म के साथ तकरीबन चिपकी हुई थी, इसके 6 पैक एप्स को नुमाया कर रही थी, जबकि गले से नीचे इसका चिटानी सीना भी काफी शो होता है, इसे जाजब नजर बना रहा था। वाओ भाई माशाल्लाह, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, रूहा ने इसे देखते ही कहा था, जबकि वो नजरअंदाज करते हुए इसके सामने आ रुका, जो सेफ्टी पिन अपने दांतों में दबाए से घूर रही थी। ये यहाँ पर रख भी तो सकती हो, मुंह में क्यों लिया हुआ है? छिल जाएगा मुंह। वो उसके दांतों से सेफ्टी पिन निकलता वहीं सामने टेबल पर रखते हुए प्यार से बोला था, जबकि आसिर की निगाहें बेसाख्ता ही किचन के दरवाजे से झांकती एला पर गई थी। वो झांक झांक कर शाबिर को देख ही रही थी। क्या हुआ, क्या देख रही हो तुम? मुझे इस तरह से घूर क्यों रही हो? ठीक नहीं लग रहा क्या? इसके अंदाज पर शाबिर को अपनी तैयारी में कोई मसला महसूस हुआ था। ठीक ऐसे जाएंगे आप? इसने हैरत से पूछा था, जबकि शाबिर को इसके लहजे में हैरत से ज्यादा गुस्सा महसूस हुआ था। क्या कोई खराबी है? शाबिर को अब इसके अंदाज से थोड़ा खौफ महसूस हुआ था। वो इस तरह से क्यों देख रही थी इसे? आप इस तरह से जाएंगे? आप तो ठीक है, मैं भी इस तरह से जाऊंगी। वो अपना दुपट्टा उतारकर वहीं सोफे पर फेंकते अपने गौन को भी उतारने लगी थी। अरे अरे, तुम इस तरह से बाहर नहीं जाती हो मेरा बच्चा, और बाहर मेरे मुलाजम है, मैं तुम पर किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं करूंगा। शाबिर ने वाज़ेह अल्फाज में इसे कहा था। ओ अच्छा, सीरियसली? बाहर मेरे मुलाजम नजर आते हैं आपको, अंदर फीमेल मुलाजमा नजर नहीं आती आपको? ऐसे अधे नंगे पुंगे पहले कमरे से बाहर निकल आते हैं। आप घर से बाहर जा रहे हैं, बहुत शौक है आपको अपनी बॉडी की नुमाइश करने का। आप ऐसे जाएंगे ना, आपके साथ जाने से मैं आप ऐसे जाएंगे ना, आपके ऐसे जाने में कोई खराबी नहीं है, तो मेरे ऐसे जाने में भी कोई खराबी नहीं है। मर्द किसी औरत को तब तक अपना पाबंद नहीं बना सकता शाह साईं, जब तक मर्द खुद इस औरत का पाबंद न बने। आप मेरी अमानत में खयानत कर रहे हैं, बल्कि खयानत क्या कर रहे हैं? आप तो चलता फिरता नजारा बनकर घूम रहे हैं और चाहते हैं कि मैं अपने आप को आपके लिए छुपा कर रखूं। जाइए, नहीं करती आपके लिए कुछ भी। आप ऐसे बाहर जाएंगे तो मैं भी ऐसे ही जाऊंगी। वो गुस्से से सीने पर हाथ बांधे सोफे पर बैठी अपनी टांग पर टांग रख चुकी थी, जबकि रूहा को लड़ाई ने मजा दिया तो वो भी उछलकर आकर सोफे पर उसके साथ बैठ गई थी। तुमने कमीज सलवार पहनने से मना किया था। शाबिर ने एक नजर रूहा को घुरा था और फिर से देखते हुए ये कपड़े पहनने की वजह बताई थी। कमीज सलवार पहनने से मना किया था, ये नहीं कहा था कि नंगे पुंगे कमरे से बाहर निकल आओ। और ये कोट बाजू पर कब से पहना जाने लगा है, जो इसको यूं हाथ पर लटका कर घूम रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह, कल वहां बाजार में क्या कह रहे थे? मुझे वो पर्पल ड्रेस नहीं लेने दी थी, इसका गला बहुत डीप है, खुद पूरा सीना नजर आ रहा है। ये नहीं कि बटन बंद करके बाहर तशरीफ लाएं, बल्कि आपको ऐसा क्यों करेंगे? आप तो सबको दिखाना है। आओ आओ, देखो मेरा सीना कितना गोरा चिट्टा है। वो गुस्से में कुछ भी बोल रही थी, जबकि शाबिर मैं ही शर्मिंदा हो रहा था। मसला क्या है आखिर मेरा चंद, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रूहा को दांत निकालते देखकर सिर्फ फिर से रूहा को घूरकर हंसी से कहा था, हाँ इतने ही दूध पीते बच्चे हैं ना आप, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बीवी चाहती क्या है। आप अपनी शर्ट के अगले 3 बटन बंद करें और किसी अच्छे स्कूल के बच्चे की तरह ये कोट पहनकर से भी बंद कर दे, ताकि अंदर वाले बटन भी नजर न आए। अब के रूहा ने बीच में कूदते हुए इसे सुनाने वाले अंदाज में कहा था, और मैं चाहती हूँ कि बालों को भी ठीक से कंघी करें, और वो जो ऐनक पहनते हैं वो भी पहने, आंखों का भी पर्दा करें आप। इसने इसे रूहा को घूरते हुए देखकर कहा था, जानू बुरका कहाँ है तुम्हारा? वो भी बता दो, वो भी पहन लेता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी की नजर ना मुझ पर पड़े। वो फौरन से देखते हुए बोला। तो रूहा का कहना बड़ा बेसाख्ता था, जबकि आसिर ने हैरत से देखा था। मेरा गौन आपको फिट नहीं आएगा, इतने बड़े बड़े गौन नहीं लेती मैं। अपना कद देखा है आपने, अब मेरा गौन पहनकर खराब करेंगे? वो उठकर खड़ी होती हुई बोली थी। शाबिर ने हैरत से देखा, इसकी बीवी को तो लड़ने का एक और बहाना मिल गया था। बेहतर था कि उस मामले को खुद से हल करे। इसने जल्दी से अपनी शर्ट के ऊपर पड़े 3 बटन बंद करते हुए कोट इसके सामने किया था। दर्द हो रहा था, बाजू में नहीं पहन पा रहा था, इसलिए नीचे उठाकर लाया था कि तुम हेल्प करोगे। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा तो ऊपर ही पहन लेता।
वो नरमी से इसे देखते हुए बोला तो इसने चोर नजर किचन के दरवाजे की तरफ देखा था। अब वहाँ एला नहीं खड़ी थी, यानी कि शाबिर का नंगा पुंगा नजारा खत्म हो गया था। वो नाराजगी से उठती से कोट पहनाने में मदद करने लगी थी। रुखा तकरीबन तैयार थी। वो गौन वगैरह तो नहीं पहनती थी, लेकिन इसने अपने स्कार्फ और दुपट्टे के साथ बड़ी सी चादर लेकर रखी हुई थी, जो इस पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। जबकि शाबिर ने सिर्फ आसिर को अपना गौन पहनने का इशारा किया था। वो लोग इसी के घर जा रहे थे। इसका इरादा आसिर को खुश करने का था, लेकिन अपने स्टाइल की वजह से वो इसे नाराज कर चुका था। लेकिन इसने कसम खा ली थी कि आज के बाद वो कभी भी इस तरह से ड्रेसअप नहीं होगा, क्योंकि आसिर की बात ने इसके दिल को छुआ था। अगर वो चाहता था कि आसिर इसकी पाबंद बनकर रहे, तो इसे भी आसिर का पाबंद बनना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हुक्म चलाना या पर्दा करवाना मर्दानगी नहीं होती। खुद को एक औरत के लिए बचा कर रखना वो सिर्फ इसी का है। इसे इस बात का मान देना दरअसल असल मर्द की निशानी होती है। इसे सिर्फ आसिर को अपना पाबंद नहीं बनाना था, बल्कि इसके दिल में अपने लिए मोहब्बत जगानी थी, जिसमें वो कामयाब हो चुका था। वो जानता था कि आसिर दिल ही दिल में से चाहने लगी थी, लेकिन इजहार के मरहला भी जरा दूर थे। मतलब तुम कभी भी जिंदगी में झूले पर नहीं बैठी, कभी भी नहीं। वो दोनों आपस में न जाने कौन सी बातें कर रही थी जब आसिर की आवाज सुनाई दी। गाड़ी अरबाज ड्राइव कर रहा था, जबकि वो अपनी ही मस्तियों में लगी हुई थी। अरे झूले पर तो बहुत बैठी हूँ, लेकिन दरख्त पर लस्सी डालकर झूले पर नहीं बैठी। रूहा इसकी बातों में काफी दिलचस्पी दिखा रही थी। हाय मेरी मासूम सी नंदू, तुमने तो जिंदगी का असल मजे लिए ही नहीं है। हम गांव के सबसे बड़े दरख्त पर रस्सी डालकर वहां झूला बनाते हैं, जिसे बींग कहते हैं। अब वो तफसील से बता रही थी, जबकि रूहा इतनी दिलचस्पी दिखा रही थी कि जैसे से भी पिंग पर बैठकर झूला झूलना था। वो अपनी ही बातों में मगन थी जब अचानक गाड़ी रुकी थी। शावी ने सामने देखा तो रास्ते के बीचों बीच मुजावशा की गाड़ी खड़ी थी। मुजावशा रास्ते के बीचों बीच गाड़ी रोक कर खड़ा है। साईं, जब तक ये रास्ता नहीं छोड़ेगा हम आगे कैसे जाएंगे? ये हमारे रास्ते में आ रहा है, हम इसके रास्ते में नहीं आए। इसे चाहिए अपनी गाड़ी थोड़ी पीछे कर ले, ताकि हमारी गाड़ी आसानी से निकल जाए। और फिर हमारी गाड़ी के पीछे 4 और गाड़ियां हैं, अगर हम पीछे हटेंगे तो अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। इसने हॉर्न देते हुए शाविर को तफसील बताई थी, जबकि मुजावशा के नाम पर रूखा ने सामने गाड़ी की तरफ देखा था। इसके हॉर्न बजाने पर सामने से भी हॉर्न की आवाज सुनाई दी थी। मतलब साफ था कि वो रास्ते से हटने को तैयार नहीं था। इसने पीछे न हटने का फैसला किया था। वो चाहता था कि शाविर इसका रास्ता छोड़ दे, हालांकि वो खुद ही शाविर के रास्ते में था। इन हवेली वालों को आखिर मसला क्या है? बात बात पर जिद लगा लेते हैं। वो पहले वारिस शाह और अब ये मुजावर शाह। अरबाज को जरूरत से ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। अरबाज बहुत अच्छे से जानता था कि मुजावर कौन है, लेकिन जब से शाविर पर वारिस शाह ने हमला किया था, इसकी नरमी शाह हवेली वालों के लिए खत्म हो चुकी थी। अब चाहे सामने मौजूद इंसान शाविर के ताया का बेटा हो या फिर सकी हाला का, इसे सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक से मतलब था। तुम गाड़ी पीछे हटा लो। इसे शाविर की आवाज सुनाई दी तो इसने हैरत से शाविर को देखा था, लेकिन साईं वो हमारी गाड़ी के सामने खड़ा है। इसकी गाड़ी हमारे सामने आई है, हमारे पीछे 4 गाड़ियां हैं, हमें खासा मसला होगा। पीछे बड़ी रोड की तरफ मुड़ते मुड़ते 30 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। वो हरगिज इसकी बात मानने को राजी नहीं था। अरबाज, जो मैंने कहा है वो करो, तुम गाड़ी पीछे हटा लो। हमारा मुजावर शाह के साथ कोई मुकाबला नहीं। अगर यहाँ वारिस शाह होता तो इसे मैं खुद ही देख लेता। इसके अंदाज में सख्ती थी, जबकि अरबाज इसकी बात मानने पर मजबूर हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी पीछे हटाने लगा तो पीछे मौजूद गाड़ियों ने भी पीछे की तरफ गाड़ी रिसीव करना शुरू कर दिया था। यह अच्छा खासा मसला था। इतना लंबा रास्ता रिसीव गाड़ी में तय करना मुश्किल था, लेकिन अब शाविर का हुक्म मानने पर वो लोग मजबूर हो गए थे। जबकि मुजावर शाह परसुकून अंदाज में अपनी गाड़ी इसी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ा रहा था, यानी वो किसी भी हालत में शाविर के रास्ते से पीछे हटने के लिए राजी नहीं था। मुजावर, ये क्या फजूल जिद है? मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अगर हम पीछे हट जाते तो इन लोगों का इतना वक्त बर्बाद नहीं होता। इसके साथ औरतें थी, और तुम ये भी जानते हो कि शाविर के साथ इसकी गार्ड्स की गाड़ियां हैं। इनके लिए अच्छा खासा बड़ा मसला बन रहा है यार। ये अरमान ने इसे समझाना चाहा था, जबकि मुजावर शाह के चेहरे पर जीत का गरूर था। वो अपनी गाड़ी आगे की तरफ ले जा रहा था। तकरीबन 20 मिनट से गाड़ी पीछे की तरफ रिसीव हो रही थी। इसे पता था ये सब कुछ इतना मुश्किल है। इसे पूरी रोड पर ना तो गाड़ी रिसीव हो सकती थी और ना ही दूसरी गाड़ी इसकी गाड़ी के साथ चल सकती थी। जब तक एक गाड़ी पीछे ना हट जाए तब तक दूसरी गाड़ी को रास्ता मिलना एक नामुमकिन सी बात थी। इनकी गाड़ी की साइड से सिर्फ एक रिक्शा या मोटरसाइकिल वगैरह ही गुजर सकते थे। ये भी शुक्र था कि गांव में बहुत कम लोगों के पास बड़ी गाड़ियां थी, वरना ये रोड किसी न किसी के लिए मसला बना सकती थी। सियासत में अपना पैर सियासत में अपना बाद में बोलबाला ठीक करवा लेना। शाविर शाह, पहले अपने गांव की रोड्स तो ठीक करवा लो, ताकि तुम्हें इतनी तकलीफ से ना गुजरना पड़े। वैसे मैं सोच रहा हूँ सारे सियासतदानों के साथ यही करना चाहिए, ताकि इन्हें एहसास तो हो कि इनकी आवाम कितनी तकलीफ सहती है। वह गाड़ी मोड़ते हुए अपनी इसकी गाड़ी के बेहद करीब रखते हुए बोला तो शाविर के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे गाँव के लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले गाँव की सड़कें ठीक करवाऊंगा, तुम बस अपना वोट तैयार रखना। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला था, जबकि इसने गाड़ी थोड़ी सी आगे करते पीछे बैठी रूहा को एक नजर देखा था, फिर नफरत से चेहरा फेर लिया था। तुम्हारे मुकाबले में जितने भी लोग होंगे ना, सबको मुजावर शाह का वोट होगा। वो बोला तो शाविर शाह कहकर लगाकर हंसा था, मतलब कि तुम पहली दफा हारोगे। इसका अंदाज दिल जलाने वाला था, जबकि अरमान को इन दोनों के बीच में बैठना बहुत अकवर्ड फील करवा रहा था। हरा तो तुमने दिया है शाविर शाह, और कितना हराओगे? ऐसी हार दी है कि जीतने की ख्वाहिश खत्म हो गई है, बल्कि जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई है। वो जाते जाते एक और तीर रूहा पर छोड़ के आता, जबकि
इन सब में आसी तो बस कंफ्यूज थी, कभी शाबिर की तो कभी दूसरे बंदे की बातें सुन रही थी, जिसकी वजह से इन्हें इतना लंबा रास्ता फजूल में दोबारा तय करना था। चलें शाह साईं, आपके तवान का बहुत शुक्रिया। चलें शाह साईं, आपके तावन पर शुक्रिया तक अदा नहीं किया इस इंसान ने। अरबाज ने गुस्से से कह दी। गाड़ी स्टार्ट की तो इसे अरबाज की बात पर हंसी आई थी। तुम सारा दिन यहाँ अंदर क्यों रहती हो? इस कमरे से बाहर निकला करो। कितने दिन हो गए हैं तुम्हें इस घर में रहते हुए, लेकिन मजाल है जो तुमने कभी भी इस कमरे से बाहर कदम रखने की मेहरबानी की हो। बस हमें वालिद की नज़र में गलत साबित करना है तुमने। देखो लड़की, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। इसकी हर बात कबूल कर सकती हूँ, बेशक इसकी पसंद तुम जैसी लड़की है, लेकिन अपने बेटे के लिए मैं मजबूर हूँ। हमारे खानदानों में तुम जैसी औरतों को मुंह नहीं लगाया जाता, लेकिन अपने बेटे की खातिर मुझे तुम जैसी औरत को कबूल करना पड़ रहा है। तुम इसे मेरी मजबूरी ही कह सकती हो, वरना तुम्हें देखकर मुझे कराहत महसूस होती है। पता नहीं मेरे बेटे को तुम्हें क्या नजर आ गया। इस कमरे से बाहर निकलो, खुद को मजलूम दिखाना बंद करो। अगर अब तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मुझसे कोई भी सवाल किया तो मैं बिल्कुल भी नरमी से पेश नहीं आऊंगी। बाहर निकलो, इस घर की बहू हो तुम, और बहू होने के नाते तुम्हारे भी कुछ फराइज हैं। आखिर कब तक तुम्हारी खिदमतें होती रहेंगी यहाँ पर? इनके लहजे में नफरत थी, इतनी नफरत थी कि जिन्ना से निकाहें तक न उठाई गई थी। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं समझ सकती हूँ एक वाइफ को अपने घर में बर्दाश्त करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन वालिद के बार बार कहने की वजह से मैं मजबूर हो गई। वो परेशानी से कहती बिस्तर से उठी थी। वो अंदाजा लगा रही थी कि इसे काफी ज्यादा तकलीफ है, लेकिन इन्हें इस पर तरस नहीं खाना था, बल्कि रिदा के मुताबिक इसे इसकी औकात दिखानी थी। उसे वालिद की जिंदगी से बाहर निकालना था, वो भी वालिद की नजर में बुरा बने बगैर। बाहर निकलकर मुलाजमा से झाड़ू लेकर सहन में झाड़ू लगाना, और हाँ, बाहर बरामदे में ठीक से पोछा भी लगाना। आज मुलाजमा ने पोछा नहीं लगाया, इस वजह से गंदी सी जगह लग रही है, और गंदगी अपने घर में हम बर्दाश्त नहीं करते। वो इसे जताते हुए इस अंदाज में बोली कि जीनत को एक लम्हा लगा था ये समझने में कि वह गंदगी किसे कह रही है। यकीनन इसके लिए गंदगी का ढेर जीनत ही थी, जिसको इनका बेटा इनके घर में शहजादी बनाकर लाया था। जी जी, आप फिक्र न करें, मैं कर दूंगी सब। मुझे कोई मसला नहीं है, आपको गंदगी कहीं नजर नहीं आएगी। गंदगी तो अब इस घर में मुझे हर वक्त ही नजर आएगी, बाकी गंदगी तो तुम साफ कर लोगी, लेकिन अपने वजूद की गंदगी कैसे छुपा पाओगी हमसे? खैर, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर काम करो। और हाँ, वारिस से ज्यादा संपत्ति लेने की जरूरत नहीं है। तुम पर यहाँ कोई जुल्म नहीं हो रहा, तुम्हें बस इसी बात का शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें इस घर में कबूल कर लिया गया है। वो गुस्से से कहती कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि इसकी बात का मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। अगर वो ना कहती तो वो कौन सा वारिद को कुछ बताने वाली थी। इसके लिए वारिद की माँ बहुत अहमियत रखती थी। इस औरत ने वारिद को जन्म दिया था। अगर ये औरत इसे पैर धोकर पीने के लिए कहती तो वो भी इनकार ना करती। दरवाजा जियान ने ही खोला था, और जियान को देखते ही वो खुशी से इसके साथ लिपट गई थी। जियान भी इसे खुद के साथ लगाता जैसे जी उठा था। इसके माथे को चूमते हुए इसने गैर महसूस अंदाज में इसे नोट किया था। वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, जबकि शाबिर के चेहरे पर भी नरम सी मुस्कुराहट थी। वो शाबिर से हाथ मिलाते हुए एक नजर रूहा को देखकर अंदर की तरफ आ गया था। रूहा ने इसे सलाम किया था, जिसका जवाब इसने सिर्फ सर के इशारे से दिया था। यकीनन वो इसे पहचान चुकी थी, और वो इसका शुक्रिया अदा भी करना चाहती थी। बेशक इसने अपनी मर्जी की थी, लेकिन यह हकीकत थी कि जियान इसके बुरे वक्त में इसकी मदद करने के लिए आया था। इसे बताने आया था कि जिसके प्यार में वो पागल होकर घर से भागने का सोच रही है वो किस तरह का इंसान है। लेकिन इस वक्त तो रूहा की आंखों में मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। इस वक्त वही कर रही थी जो वो करना चाहती थी। किसी की ना सुनते हुए इसने अपनी मर्जी की थी, जिसके लिए आज वो अपने भाई से नजर मिलाकर बात नहीं कर सकती थी। ये पछतावे तो अब सारी जिंदगी इसके साथ चलेंगे। हाँ, लेकिन नासिर के घर वाले बहुत अच्छे थे। इन लोगों ने बहुत अच्छे से इसका वेलकम किया था। असी तो खुशी से चहक रही थी, और फिर इसने अपने बाबा को शाबिर के बाजू पर जख्म होने का पूरा वाकया सुनाया था, और उन्हें यह भी मजे करके बताया था कि किस तरह से इसने शाबिर को सारी रात जगा कर रखा। इसकी खिलखिलाती हंसी रियान को सुकून दे रही थी, जबकि निगाहें बार बार भटक कर रूहा की तरफ जा रही थी। न जाने इसका यह फैसला क्या रंग लाने वाला था, लेकिन अपनी बहन की खुशियों की जमानत इसे बस इसी तरीके से मिल सकती थी। बाजार ऐसी इतनी खुश लग रही थी कि इसके जहन में कोई गलत ख्याल नहीं आ रहा था, लेकिन रूहा की वजह से इनकी जिंदगी खराब हुई थी, और वो रूहा को इस चीज की सजा जरूर मिलनी चाहिए थी। और जियान, क्या कर रहे हो आजकल? तुम पाकिस्तान वापस जाने का इरादा है या नहीं? शाबिर ने आपकी दफा इसे मुखातब किया था। 15 दिन के लिए आया हूँ, वापस चला जाऊंगा, इसलिए इसने सादा सा जवाब दिया था। इसे अंदाजा था कि सऊदीया में इतनी अच्छी नौकरी से शाबिर की सिफारिश की वजह से ही मिली थी। हाँ, लेकिन इसे ये लगा था कि शायद इसके बाप ने शाबिर शाह से सिफारिश करने की गर्जी की होगी, लेकिन बाद में इसे अंदाजा हुआ था कि शाबिर अपना गुनाह छुपाने के लिए शाबिर ने ये किया था कि ये मामला यहीं पर दब जाए। वो तो अचानक ही इसका पाकिस्तान आने का इरादा बन गया था। नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, कंपनी से छुट्टियां मंजूर हुई तो वो सीधा पाकिस्तान आ गया था। लेकिन यहाँ आकर इसे और ही कहानी पता चली थी, जिसे सुनकर वह बिना कुछ भी सोचे समझे सीधा शाबिर शाह के घर गया था, और इसे हंगामे के बाद इसने यही फैसला किया था कि वह जाने से पहले रूहा शाह को हमेशा के लिए अपने नाम करके जाएगा, ताकि शाबिर शाह इसकी बहन को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। खाने का दौर चला था, सब कुछ ही असीर की पसंद का था। वो तो चहक चहक कर हर चीज को एंजॉय कर रही थी, जबकि शाबिर भी अंदाजा लगा चुका था कि इसकी बीवी को क्या क्या पसंद है। वो तो अब हालात इतने सास थे कि वो खुद ही जान सकता था कि इसकी चांद को क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन आज तो इसकी खुशी ही दोबाला थी, और हर चीज में रूहा को शामिल रख रही थी। कभी इसे एक चीज बताती तो कभी दूसरी चीज बताती, जबकि रूहा इसके किस्से सुनकर कभी हैरान होती तो कभी खिलखिलाकर हंसती। इसे अंदाजा नहीं था ये लड़की ऐसी निकलेगी। खैर, वो तो इसकी सोच से ज्यादा शरारती साबित हुई थी। हाँ, लेकिन इसके भाई के लिए फुल बेस्ट थी।
वो लोग ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुके थे। शाम का अंधेरा शुरू होते ही इन लोगों ने घर का सफ़र शुरू कर दिया था। आते हुए असीर अपनी माँ के हाथ की बनाई हुई सारी चीज़ों को पैक करवाया था, जबकि रूखा मुसलसल खुद पर ज़ियान की निगाहें महसूस करके अब नर्वस होने लगी थी। इसका यूँ देखना इसे बहुत अजीब लग रहा था। मुजावर भी इसे यूँ नहीं देखा करता था, बल्कि इसकी निगाहें तो इस पर से हटती ही नहीं थी। वो अक्सर तंग पड़ जाती थी इनकी हरकतों से। शाबिर को शिकायत लगाती तो वो आगे से कह देता कि वो इसका होने वाला हमसफ़र है और फ्यूचर में इसने सारी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी है। अगर वो एक आधा निगाह इस पर डाल लेता है तो क्या क़यामत आ जाती है। तुमसे मिलता तो नहीं, तुम्हारे करीब तो नहीं आता, याद था? और तुम अपने आप को मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार रखो। मुजावर बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा शोहर साबित होगा। वो तुमसे मोहब्बत करता है, इसकी यही बातें तो रूहा को बुरी लगती थी। इसका भाई होकर वो इससे ज़्यादा मुजावर का साथ देता था और यही वजह थी कि मुजावर के साथ इसकी नापसंदीदगी बढ़ती चली जा रही थी। और न जाने कब कैसे वो नापसंदीदगी इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि इसने किसी और की तरफ राग़िब होना शुरू कर दिया। खुद पर रौब जमाने वाला, हर वक़्त हुक्म चलाने वाला इंसान इसे नहीं चाहिए था। इसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो इसकी सही को सही और गलत को गलत कहे। इसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसके साथ इसकी सोच मिलती हो, और मुजावर शायद ऐसा नहीं था। इसीलिए इसने घर से बाहर कदम निकालने का फैसला कर लिया था। कितने खौफ से जाकर वो घर से भागी थी और इस शख्स ने इसके साथ क्या किया था। अपनी गलतियां याद करते ही, अपने भाई को देखते ही इसने खुदा को शुक्र अदा किया था। अगर वो इसे ना मिलती, इसका भाई इसे ढूंढ ना पाता, तो वहां अब रूहा किस हालत में होती, वो सोचकर ही तरफ उठती थी। अगर इसकी जिंदगी का फैसला इसका भाई को होता तो वो कभी इनकार ना करती। हाँ, लेकिन अब मुजावर शाह जैसा गैरतमंद इंसान कभी इसकी राह में नहीं आएगा। वो तो अपनी औरत पर किसी की निगाह न पड़ने दे, और कहाँ वो कोठे पर बिकते बिकते बची थी। वो सारी जिंदगी भी अगर मुजावर शाह को अपनी गवाहियां देती तो इसकी सच्चाई पर यकीन न करता कि वो पाक है। ये वो खुद भी जानती थी। इसकी मोहब्बत रूहा की शर्म व हया के साथ जुड़ी हुई थी। अगर रूहा ने अपनी ही इज्जत का ख्याल न किया था तो वो क्यों इसकी राहों में आकर बिछता। वो खुद इसके रास्ते को छोड़ चुका था। माशाल्लाह माशाल्लाह नायरा, तुम कितनी प्यारी लग रही हो यार, मेरे भाई के साथ भाग जाओ ना प्लीज़। काका कमरे में दाखिल होते हुए इसकी तारीफ करते हुए बोली। वो अब इसकी तारीफ पर ठीक से खुश भी नहीं हो पाई थी कि इसकी दूसरी बात सुनकर पास पड़ा कुछ न उठाकर इसके मुंह पर दे मारा था। हाँ, तुम्हारा भाई ही रह गया है ना इस दुनिया में भागने के लिए। परे हटो, जरा सा मस्कारा और लगा लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था सुर्ख रंग का जोड़ा पहनूंगी, फिर सोचा यार बेचारी अस्मा की शादी है, अब अगर मैं इससे भी ज्यादा प्यारी लगूंगी तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना। नायरा एक अदा से अपने बाल पीछे की तरफ करती हुई बोली थी। तो इसकी तारीफ काका को सच्ची लगी थी। वो सच में इतनी हसीन लग रही थी कि हद नहीं। लेकिन इसके भाई के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे की थी इसने। वो दोनों दिन रात एक दूसरे को मारे पीटे, एक दूसरे के खिलाफ बोले, लेकिन कोई तीसरा क्यों बोले। मेरे भाई के अलावा और किसी के साथ तुम भाग नहीं सकती, और इस दुनिया में मेरा भाई ही रह गया है जिसके साथ तुम भाग सकती हो। तो बेहतर होगा कि इसी के साथ भागने की प्लानिंग कर लो। इतनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से, मेरे भाई के तो नसीब खुल जाएंगे। वो सचमुच में इसका सिदका उतारते हुए बोली तो आपकी दफा नायरा शर्माने की एक्टिंग करती कमरे से निकल गई थी। सब लोग बाहर थे, यहाँ तक कि मोमरेश भी शादी पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसके काफी करीबी दोस्त की शादी थी। नायरा ने नीचे कदम रखते ही सबकी निगाहों को खुद पर मकूस देखा था। सब बारी बारी आकर इसकी तारीफ कर रहे थे, जबकि वो मुस्कुराते हुए सबसे तारीफें वसूल करती इसे देख रही थी, जिसका अप्रूवल इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। हाँ, तुम लोग तैयार हो? चलो, गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। भाभी आप नहीं चलेंगी? इसने रिदा को देखते हुए पूछा था, जो आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। नहीं अक्का, आज मैं नहीं जा सकूंगी, मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं हो रही है, आप लोग चले जाएं। वो मुस्कुराकर बोली थी, जबकि मोमरेश ने नायरा को बाहर आने का इशारा किया था। काका तो अब भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही थी, जबकि नायरा वहीं से अपनी चादर लेती इसके पीछे ही निकली थी। बेटा तुम भी चली जाती, तुम्हारा थोड़ी देर दिल बहल जाता, अम्मा बेगम ने रिदा को देखते हुए कहा था, जो बिल्कुल खामोशी से बैठी थी। जीनत भी आज बाहर ही रही थी। सारा दिन किसी ने इसे महातब किया हो या न किया हो, लेकिन आमना बेगम के कहने के मुताबिक वो अंदर नहीं गई थी। वारिद ने सुबह जाने से पहले खास इसका ख्याल रखने के लिए अम्मा बेगम को कहा था। उन्होंने 2-3 दफ़ा इसकी तबीयत का पूछा था, जिस पर उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया था। वो नहीं जानती थी कि जीनत को क्या मसला है। हाँ, लेकिन सुबह से बाहर सहन में झाड़ू पोछा लगाते देखकर इन्हें अच्छा नहीं लगा था। यहाँ तक कि मुलाजमन ने बताया था कि सुबह झाड़ू भी वही लगा रही थी। वो 15 दिन तक अस्पताल में रही थी और अब कुछ दिनों से यहाँ भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में से काम करवाना इन्हें ठीक नहीं लगा था। उन्होंने अपना बेगम से जरा बारे में इस्तफार किया तो उन्होंने कह दिया कि ये इनका और इनकी बहू का मामला है, बीच में कोई न बोले। इनकी बात सुनकर वो खामोश हो गई थी। हाँ, लेकिन ये अंदाजा इन्हें पसंद नहीं आया था। नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है माँ बेगम। और फिर वालिद कल कह रहे थे कि आज रात को वो मेरे कमरे में रुकेंगे। मैं चाहती हूँ कि जब तक वो आते हैं मैं थोड़ी सी तैयार हो जाऊँ। कल रात भी वो आधी रात को मेरे कमरे में आ गए थे। वो शर्माते हुए बोली तो जीनत ने हैरत से देखा था। शायद इसके सोने के बार वालिद चला गया था। इसे बुरा नहीं लगा था, ना ही इसके अंदर ने जलन ने सर उठाया था। वो एक शादीशुदा इंसान था, इसकी कुछ जरूरियात थी जो बीवी होने के नाते फिलहाल जिंदगी पूरी नहीं कर सकती थी, और ना ही वालिद इसके करीब आना चाहता था। ऐसे में अगर वो रिदा से अपना हक लेता है तो इसमें कुछ गलत नहीं था। इसके लिए इतना ही काफी था कि वो उससे मोहब्बत करता है, और फिर रिदा के सिलसिले में इसके कुछ भी हकूक थे जो वालिद ने पूरे करने थे। इसे इज्जत की जिंदगी मिल रही थी, वो इसी पर खुदा की शुक्रगुजार थी। माशाल्लाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। जाओ, तुम तैयार हो जाओ। और जीनत बच्चे, तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो, अपना ख्याल रखा करो, अपने आप को इस घर का हिस्सा समझो। बच्चे, तुम भी हमारी बेटी हो, वालिद के लिहाज से हमें बहुत ज्यादा अजीज हो। बीमार हो घर के कामों को करने की जरूरत नहीं, घर के कामों के लिए यहाँ बहुत मुलाजिम है। उन्होंने नरमी से कहा था तो किचन से निकलती आमना बेगम ने जरा गुस्से से इनकी तरफ देखा था। बस कर दे भाभी, खुदा के लिए आप तो इंतहा कर रही हैं। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई। अगर मैंने अपनी बहू से बाहर की थोड़ी सी सफाई करवा दी तो छोटी सी बद का बतंगर बना लिया आप लोगों ने। और वालिद की बीवी है, मेरी बहू है। अगर मैंने इसे कुछ
कोई काम कह दिया है तो कौन सी क़यामत आ गई है, एक बात के पीछे ही लग गई हैं। मैं जानती हूँ घर में बहुत सारे मुलाज़िम हैं, लेकिन कोई भी मुलाज़िम ठीक से इस जगह की सफाई नहीं कर रहा था, इसलिए कहा था इसे करने के लिए। ये हमारे घर का हिस्सा है, हमारी बच्चियाँ भी छोटे-मोटे काम कर देती हैं। अभी ये भी कर दे तो कोई बात नहीं, वो अपने घर के छोटे-मोटे काम करने से कोई क़यामत नहीं आ जाती। वो बेहद गुस्से से बोली थी, जबकि इनके अंदाज़ पर माँ बेगम परेशान हुई थी। इतना शोर क्यों मचा रही हो अमना बहू? ज़रा-सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ये क्या जहालाना अंदाज़ है तुम्हारा? परेबा अचानक हाल में दाखिल होते हुए गुस्से से बोले तो अमना बेगम जहाँ शर्मिंदा सी हुई थी, वहीं माँ बेगम भी खामोश हो गई। कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही हम आपस में बातें कर रहे थे। बात बढ़ गई, हमें माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। माँ बेगम ने इन्हें देखते हुए कहा, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाते अपने कमरे की तरफ चले गए थे। ज़रा-सी तारीफ़ कर देने से लोगों का मुँह टूट जाता है। अगर अच्छी लग रही हूँ तो मजाल है किसी के मुँह पर तारीफ़ के 2 बोल ही आ जाएँ। वो गुस्से से बड़बड़ाती बाहर आई थी, जहाँ वो गाड़ी के करीब खड़ा इसे इसी की तरफ देख रहा था। अंदाज़ इंतहाई लोफराना था। क्या है, ऐसे घूर क्यों रहे हो? पहले क्या कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी तुमने? वो गुस्से से घूरते हुए बोली थी, अंदाज़ अंदर तारीफ़ करते हुए ज़बान टूट रही थी। और अब ऐसे कैसे घूर रहा है? ऐसे ना घूरूँ तो कैसे घूरूँ? मेरा गोलगप्पा, मेरी पटाखा, मेरी फुलझड़ी, तुम बताओ, तुम्हें जैसे पसंद है वैसे ही घूरूँगा। वो सीने पर हाथ बाँधते हुए फिर से अपने पुराने स्टाइल में बोला था। तुम्हारी पागल बहन कह रही थी कि मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ कि तुम्हारे साथ भाग जाऊँ। मैंने भी कह दिया भागने के लिए, तुम ही रह गए हो क्या? वो बड़े स्टाइल से बोली थी, मतलब वो मज़ीद तारीफ़ सुनना चाहती थी। और यकीनन वो तारीफ़ करना भी चाहता था, लेकिन अपने अंदाज़ में। तभी तो अचानक इसकी कमर में हाथ डालते हुए उसने अपनी तरफ खींचकर इसे करीब कर लिया था और बिना इसे कुछ भी समझने का मौका दिया अचानक इसके लबों को अपने लबों की सख्त कैद में ले गया था। नायरा की जान तो जैसे लबों में ही अटक गई थी। वह इसे इस कदर बेबाकी की उम्मीद नहीं रखती थी। वह शिद्दत से इसके लबों पर झुका, इसे पर अपनी गिरफ्त जमाए हुए था। जब इसे महसूस हुआ कोई बाहर आ रहा है, इसके लबों को आजाद करता वो तेजी से इसके हाथ थामते से गाड़ी की दूसरी साइड ले आया था, जबकि वह हैरान से इसके साथ खींचती इसकी हरकतें देख रही थी। इस पर आज तो शायद कोई जिन सवार था। इसे गाड़ी के साथ लगाता वक्त वापिस इसके चेहरे पर अपने हाथों को थाम इसके चेहरे को अपने हाथों से थाम चुका था। मेरी लिपस्टिक खराब कर दी। जंगल से आए हो क्या जंगली इंसान? तुम्हारे होठों पर मेरी लिपस्टिक लगी है। वो परेशानी से अपने हाथों से इसके लब साफ करने लगी। ये आदमी तो पागल ही हो गया था। वैसे बातें सुनना रही थी और कैसे बेशर्मों से वो इसे बातें सुना रही थी और वह कैसे बेशर्मों की तरह हंस रहा था। मुझे नहीं जाना तुम जैसे बेशर्म आवारा इंसान के साथ। इसके लबों पर तेज तेज हाथ मारती नायरा तेजी से वहां से भागने लगी थी, लेकिन मोमरेश ने इसे भागने दिया नहीं था। इसके हाथ को थामता वो इसे वापस अपने करीब खींच चुका था। अरे खुद ही तो तारीफ सुनी थी, अब अपने अंदाज से अमली तौर पर तारीफ कर रख के दिखा रहा हूँ तो भी इतराज है तुम्हें? खैर कर लो जितने इतराज करने हैं। कचरा रानी जितने नखरे उठाने हैं सदांकों पर, लेकिन खुद को तैयार भी कर लो, क्योंकि 2 महीनों बाद हमारी रुखसती होने वाली है यरमान और काका के निकाह पर। फिर देखता हूँ कैसे बचती हो तुम मुझसे। ये डर तो अपनी कचरा रानी को सर से पैर तक दिल खोलकर प्यार करेगा। बस के लबों पर अंगूठा फेरता इस पर जैसे कोई बहुत बड़ा राज खोल चुका था। जब काका तैयार होकर तेज तेज चलती बाहर आई थी। नायडू मेरी मदद करो यार, ये इयररिंग्स के मेरे कान में नहीं जा रहा। वो अपने ही आप में लगी से महातब हुई, जबकि नायरा इसके पास आती इसके कानों में इयररिंग्स पहनाने लगी थी। इसकी रुखसती होने वाली थी, ये तो इसके वहम गुमान में भी नहीं था। इतना जल्दी, अभी तो इसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था। इतनी जल्दी क्या थी इन लोगों को रुखसती की? वो हरगिज इतनी जल्दी रुखसती नहीं चाहती थी, लेकिन घर के बड़ों के फैसले पर वो क्या ही कह पाती। नहीं, मैं इस तरह से नहीं जा सकता बड़े अब्बा, समझने की कोशिश करें। ज़ीनत फ़िलहाल ठीक नहीं है, मुझे इसके पास रहना चाहिए। भारत ने देखते हुए बोला था बड़े अब्बा, इसे अमेरिका भेज रहे थे, वो भी तकरीबन 1.5 महीने के लिए। अगर मजबूरी ना होती तो हम तुम्हें कभी ना कहते। भारत, हम जानते हैं तुम यहाँ बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हो। अगर ज़ीनत को ना भी देखा जाए तो भी रिदा भी ऐसी कंडीशन में नहीं है कि हम तुम्हें कहीं बाहर भेजें, लेकिन जिस तरीके से तुम इन सब चीज़ों को समझ सकते हो कोई और नहीं समझ सकता। गाँव में चलने वाले मसाइल को देखते हुए हम बरज़म को जल्द ही हम बरजम की जल्द ही दस्तारबंदी करने वाले हैं। मैंने बात कर ली है, इसे ही गांव का अगला सरपंच बनाया जाएगा। इसलिए बेहतर है कि जल्द से जल्द इसकी दस्तारबंदी करके इसे सरपंच की कुर्सी पर बिठा दिया जाए। ऐसे में बरजम का गांव से निकलना एक नामुमकिन सी बात है। यरमान इन सारे किसी में नहीं पता, इसकी तो वकालत ही से जान नहीं छूटती। आपके बड़े अब्बा के लहजे में गुस्सा था, जबकि यरमान ने फौरन पहलू बदला था। एक वही तो था इस पूरे खानदान में जिसने खानदानी बिजनेस के बजाय अपनी वकालत को फोकियत दी थी, और पूरा जिसकी वजह से बड़े अब्बा इसे मौका देकर ही चोट करते रहते थे। लेकिन अपने नरम रवैये की वजह से वो बड़े अब्बा का लाडला भी बहुत था, इसलिए कोई इसे कुछ भी नहीं कहता था। मोमनी शाह के मामला तो हैंडल कर लेता है, लेकिन अमेरिका के नहीं कर पाएगा। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी। मुजावर को भेजने का इरादा था मेरा, लेकिन हम जल्द ही इसकी शादी का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं। मैं चाहता नहीं हूँ कि वो फिलहाल मुल्क से बाहर निकले। बड़े अब्बा ने पहली दफा इतनी लंबी चौड़ी बात की थी। चलें ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं जीनत को साथ लेकर जाऊंगा। इसने एक और धमाका कर दिया था। इतनी बेतबारी है तुम्हें हम लोगों पर कि तुम अपनी बीवी को इस घर में छोड़कर नहीं जा सकते। वो यहाँ बिल्कुल महफूज है, हवेली की 4 दीवारियों के अंदर है, यहाँ की औरतों के साथ है। तुम इतनी बेतबारी अपने ही घर की औरतों के हवाले से दिखा रहे हो। बड़े अब्बा जैसे बेयकीन हुए थे। बड़े अब्बा, बात बेतबारी की नहीं है। जीनत जिन हालात में यहाँ पर आई है, फिलहाल मैं इस मामले में किसी पर भी यकीन नहीं कर सकता, आप पर भी नहीं। इसका लहजा ऐसा था कि बड़े अब्बा बस इसे देकर रह गए थे। वो जीनत के मामले में इतना बेतबार था, इन्हें बुरा लगा था कि इन पर यकीन नहीं करता था। खैर फिलहाल तो मैं आपकी बहू रानी रिदा पर यकीन नहीं कर
सकता जो भी है जीनत के साथ इसका तलक बेहतर नहीं है। और जितनी वो चालबाज औरत है, मैं हरगिज़ अपनी बीवी को इसके आस-पास छोड़कर नहीं जाऊँगा। वैसे भी 1.5 महीना कोई थोड़ा सा अरसा नहीं होता। वो बोला तो बड़े अब्बा जहाँ से घूर कर रह गई थी वहीं बरसम और अरमान सर झुकाकर मुस्कुरा दिए थे। ऐसी भी कौन सी क़यामत आ जाएगी 1.5 महीने में वारिस शाह? 1.5 महीना वहाँ बीवी नहीं मिलेगी तो मान नहीं जाओगे? दीदा की हवेली में होने के बावजूद तुम 2 महीने घर नहीं आते थे। वो दीदा थी ज़बरदस्ती का सौदा। ये ज़ीनत है मेरी मनचाही औरत। बाकी बड़े अब्बा थोड़ी सी शर्म कर ले। पोते से सवाल करते हुए ज़रा शर्म नहीं आ रही? शर्म व हया बेच खाई है क्या? वालिद का लहजा शरारती था जबकि लेकिन अल्फाज बड़े अब्बा के ही थे जो वो दोहरा रहा था। खामोश हो जाओ बेगैरत, अपने दादा को बेशरम कहते हो? वो गुस्से से बोले थे। रहने दीजिए बड़े अब्बा, पोतू पर जोर चलता है आपका, अपने बेटू पर भी जोर चलाए ना। दोनों निकम्मे बाहर मजे से गाजर का हलवा खा रहे हैं आप से छुप कर, और हमारे साथ आप यहाँ अंदर मीटिंग कर रहे हैं। इसने जैसे आग लगाई थी। अरमान और बसम से घूर कर सर पीट कर रह गए थे। वही दोनों तो बाहर कहकर गए थे कि हम अंदर बड़े अब्बा को बातों में उलझाते हैं, आप लोग गाजर का हलवा एंजॉय करें। गाजर का हलवा बड़े अब्बा को पसंद था, लेकिन हाई शुगर की वजह से वो खा नहीं पाते थे, और अगर गलती से खा घर में बन जाए तो वो छोड़ते भी नहीं थे। दफा हो जाए यहाँ से, जाकर अपने जाने की तैयारी करो, ले जाओ अपनी बीवी को भी साथ। लेकिन 1.5 महीने के लिए तुम अमेरिका जरूर जाओगे। अब की दफा वो उठकर अपनी छड़ी उठाते हुए बाहर निकल गए थे। वहां बैठे बरसम, अरमान और वालिद तीनों को पता था कि वो बाहर गाजर का हलवा खाने के लिए गए हैं। इसे सुबह से ही अपने जख्म पर काफी ज्यादा दर्द था। कमरे में आते हुए इसने बड़ी मुश्किल से बेड तक का सफर किया था। बाहर अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए वो जितना हो सके वालिद के घर वालों के साथ अपना तल्लक को बेहतर करने की कोशिश कर रही थी। इसने अंदाजा लगाया था कि आमना बेगम बुरी औरत नहीं थी, बस वो रिदा के लिए बेहतरी चाहती थी। और फिर जिन हालात में वो यहाँ पर आई थी वो किसी से नरमी की उम्मीद कैसे ही कर सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी काका नायरा और माँ बेगम का इसके साथ सलूक बहुत अच्छा था। बाकी मिराल ने इसे बस हाय हेलो का रब्ता ही रखा था। बहुत ज्यादा कमरे में रहना पसंद करती थी। बेड पर बैठते हुए इसने अपनी कमीज ऊपर को उठाते अपने जख्म को देखा था। वैसे तो 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद वो 7 दिन वालिद के घर पर बस पूरा आराम कर चुकी थी। जख्म की हालत खराब हरगिज नहीं थी, लेकिन फिर भी वालिद बहुत ज्यादा एहतियात करता था। यहाँ आने से 2 दिन पहले ही इसने अपने टांके निकलवाए थे, इसलिए वालिद से उठने बैठने तक नहीं देता था, कल ही इसका जख्म कचाना हो जाए। लेकिन आज इसके जख्म में काफी ज्यादा तकलीफ थी। एक तो झुककर झाड़ू लगाने की वजह से और फिर इसने पोछा भी लगाया था। अपने जख्म का मायना कर रही थी जब अचानक ही दरवाजा खोलकर वालिद अंदर दाखिल हुआ। इसने तेजी से अपनी कमीज बेहतर की थी। मैंने तुम्हें जख्म देखने से मना किया था ना, एक तो तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। वो दरवाजा बंद करते हुए इसके पास आकर बैठा था। इतना भी भयानक नहीं है कि देख ना पाऊं। यह निशान तो अब सारी जिंदगी साथ रहेगा, क्या फर्क पड़ता है ना देखने से। वो नरम से मुस्कुराहट के साथ बोली थी। छोड़ो फजल बातें, ये बताओ आज का दिन कैसा गुजरा? वो इसकी गिर्द अपना हिसार बनाता हुआ इसका सर अपने सीने से लगा चुका था। आज वो सारा दिन ही बाहर रहा था, क्योंकि यहाँ भी इसके बहुत सारे काम निकल आए थे। बहुत अच्छा गुजरा है। आपको पता है मैं सारा दिन कमरे से बाहर रही। माँ बेगम, काका नायरा, मिराल सबने मुझे बहुत अच्छे से बात की। काका और नायरा तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही कॉलेज यूनिवर्सिटी से वापस आई थी। बेचारियाँ बहुत लंबा सफर तय करती है ना, हर रोज इनके लिए तो बहुत मुश्किल होती होगी। आपको पता है नायरा की सहेली की शादी है, वो लोग वहां पर गए हैं। मुझे भी साथ चलने के लिए कह रही थी, तो तुम भी चली जाती साथ। वो यूं ही से अपने साथ लगा इसकी बातें सुन रहा था। इसे लगा शायद जीनत जाना चाह रही थी। आपकी इजाजत के बगैर चली जाती, और अगर कोई मुझे वहां पहचान लेता तो क्या? वालिद ने हैरत से खुद से अलग करते हुए देखा था। वो इसकी बात का मतलब नहीं समझ सका था। आपको अंदाजा है कि आपके गाँव के कितने लोग कोठे पर आते थे? न जाने कि तुमने मुझे रक्स करते हुए देखा होगा, न जाने कितनों की गंदी निगाहें। बस खामोश, अपने लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल मत करना जीनत, वरना अच्छा नहीं होगा। वो सख्ती से बोला तो इसके लबों पर तरफ की मुस्कुराहट आई थी। वो हकीकत बदल नहीं सकता था, वो एक तवाइफ रह चुकी थी। तुम्हारे पास तुम्हारा शनाख्ती कार्ड यकीनन नहीं होगा। हो सकता है मुझे इस कोठे पर जाना पड़े। तुम्हारा पासपोर्ट वीजा वगैरह, हम अमेरिका जा रहे हैं 1.5 महीने के लिए। इसे हनीमून समझ लो। वो नरमी से बात बदल गया था। पासपोर्ट वीजा, मेरे पास तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं है भारत। हमारा कौन से निकाह होते हैं शनाख्ती कार्ड की जरूरत पेश आए? बाकी निकाहनामे में आपने मसला कैसे हल किया मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा शनाख्ती कार्ड तो बनवाया ही नहीं गया। वो खिलखिलाकर हंसी जबकि वार परेशान हो गया था। खुश तो ऐसे हो रही हो जैसे बहुत नेक काम किया है, पागल लड़की। शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो हम जाएंगे कैसे? तुम्हारा वीजा पासपोर्ट कैसे बनेगा? और वीजा पासपोर्ट बनने में बहुत अच्छा खासा वक्त लग जाता है। मुझे इसी हफ्ते जाना है अमेरिका। वो परेशानी से बोला था। मुझे क्यों डांट रहे हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है? आप बनवा लें मेरा शनाख्ती कार्ड, और मैं खुश इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मेरा शनाख्ती कार्ड पर आपका नाम होगा। इसने जैसे अपनी खुशी की वजह बयान की थी। वालिद इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया था। महर तो तुम पर भी मेरी लग चुकी है, इस पर कभी खुशी का इजहार नहीं किया तुमने। वो इसके करीब होते हुए बोला तो जीनत के खिलखिलाते लब्बों पर ब्रेक लगी थी। इसके लिए इसकी भी खुशी है। इसकी आंखों में अजीब सी खुमारी देखकर वो जरा पीछे होने लगी थी कि अचानक ही वो पीछे बेड की तरफ गिरी थी। इससे पहले कि वह संभल पाती या कुछ समझ पाती, वालिद इस पर सयाफकन हुआ था। आज मेरे सामने खुशी का इजहार करो, मैं भी देखूंगा तुम्हें कितनी खुशी है मेरी नाम की दुल्हन बनकर। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे खुश हो या मैं ज्यादा खुश हूँ। जो हारा इसी सजा मिलेगी। वो यूं ही इस पर झुके हुए बोला। इसकी बातें तो जीनत के सर के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन इसके इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। मैं आपसे आपकी सोच से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, वो बेसाख्ता बोली थी। मैं तुमसे अपनी रूह से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। इसके लबों पर अपने लब रखते वालिद ने बेतहाशा शिद्दत से इसके सुर्ख लबों को चूमा था। अंदाज में इतना जुनून था कि जीनत की सांसें अटकने लगी थी। मैं आपके नाम पर मर सकती हूँ। चुप,
मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। हाँ बता, जो मरने की बातें की, अभी तो ज़िंदगी शुरू नहीं हुई है, तुम बिछड़ने की बात करती हो, मेरे साथ अज़ीज़ नहीं है, मुझसे मोहब्बत का दावा करती हो, हार जाओगी तुम। इसने पीछे से पूरी शिद्दत से इसके लबों को चूमा था। मेरे साथ-साथ आपकी अमानत है वारद, मेरा साथ, मेरी सांस-सांस आपकी अमानत है वारद, मेरी जान भी आपकी। और इसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोली थी, जान भी मेरी है, मैं जैसी मर्ज़ी निकालूँ, राइट? इसके लबों की गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही थी। वो अचानक ही करीब, बहुत करीब आता जा रहा था। मैं तुम्हें किसी भी तरह अपने साथ लेकर जाऊँगा। मैं तुम्हें यहाँ हरगिज़ नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। मैं अब लोगों पर एतबार नहीं कर सकता। वो अपने लबों की बेबाकियां बढ़ाता सरगोशीनुमा आवाज में बोल रहा था। ये लोग आपके घर वाले हैं, मुझे खा थोड़ी ना जाएंगे, सब लोग बहुत अच्छे हैं वालिद, आप अपना काम करके आ जाएं। वो उसकी मजबूरी समझते हुए बोली थी, नहीं, ये लोग एतबार के काबिल नहीं है जीनत। इन लोगों ने पहले भी मुझे इमोशनली टार्चर किया है। ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं, तुम नहीं जानती। इमोशनली अटैक करने में तो ये माहिर है, तुम्हें इन पर एतबार करने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ मुझ पर एतबार करना। वह नरमी से इसकी गर्दन पर अपने लबों को हरकत देते हुए बोला। इसकी गुस्ताखियां बढ़ती जा रही थी। वालिद, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी कमीज कंधे से रखती महसूस करके जीनत की सांसें लबों पर अटकी थी। तुम्हारी जान निकाल रहा हूँ अपने तरीके से। वह हल्का सा मुस्कुराया था। तुम्हारे डॉक्टर से पूछा है मैंने, वो कहती है अब अपनी बीवी को मजीद रिहाई देने की जरूरत नहीं, खुद को इस पर निछावर कर दो, इतनी मोहब्बत से कि वो तुम्हारी दीवानी हो जाए और तुम्हें अपना दीवाना कर दे। वह नरमी से कहता इसे अपने करीब आने का मकसद बता रहा था, लेकिन आज की रात तो आप रिदा के साथ। इसके घूरने पर वह कहते कहते खामोश हो गई थी। मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ जीनत, कान खोलकर सुन लो। इस लड़की से मेरा तलक सिर्फ एक रात का था, बस एक ही रात रहा है, मैं एक ही रात रहा हूँ मैं इसके पास, वो भी इंतहाई नशे की हालत में। इसने मेरे खाने में कुछ मिलाया था और इसके बाद इसने मुझे सड्यूस किया था। इसने मुझे तुम्हारी कसम दी थी, मुझे मेरी माँ की कसम दी थी, जिसकी वजह से मैं इसके साथ तलक बनाने पर मजबूर हो गया था। मेरे दिमाग पर वो नशा बहुत बुरी तरीके से असर कर चुका था। मैं मर्द था और वो मेरी बीवी थी। हमारा तलक नाजायज नहीं था, लेकिन इसने मुझसे जायज तलक नहीं मांगा था। इसने मुझसे अपनी कोख का सौदा किया था और ये शायद रखी थी कि इसके बाद वो मुझे कभी भी इन सब चीज़ों के लिए मजबूर नहीं करेगी। तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करने से पहले मैंने तुम्हारे जहन से ये सारी बातें निकालना चाहता हूँ। इसे मुझसे सिर्फ और सिर्फ औलाद चाहिए थी जो इसे मिल रही है। अब हम दोनों में इसका जिक्र कभी नहीं आना चाहिए। मैं बार बार तुम्हें सफाइयाँ नहीं दूंगा, तो मेरी मोहब्बत हो, मेरे लिए तुमसे हाथ कुछ भी नहीं। और तुम्हारे करीब आने की वजह भी यही है कि अब तुमसे दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे सब्र की इंतहा यहीं तक थी। मैंने तुम्हारे डॉक्टर से पूछा, इसने कहा कि हम दोनों अपने तल्लक को अगले स्टेप तक की तरफ लेकर जा सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं तुम्हें हर्ट ना करूं, और तुम भी कोशिश करना कि अपने अंदाज से, अपनी बातों से या अपनी बेतबारी से मुझे हर्ट ना करो। वह नरमी से कहता कि दफा इसके लबों पर अपने लब रखता, इसे अपनी शिद्दत इस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा था। इसका अंदाज मोहब्बत से भरपूर था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि इसे किसी एक्स से जीनत को तकलीफ ना हो। जीनत इसके लिए बेहद अजीज थी। वह समझ चुका था कि जीनत तब तक शायद इस पर एतबार नहीं करेगी जब तक वो अपना और इसका रिश्ता मुकम्मल नहीं करेगा। इसलिए इसने इतनी जल्दी इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला किया था, वरना वह जीनत को प्रॉपर वक्त देना चाहता था। इस रात के लिए दूसरे बहुत कुछ सोच कर रखा हुआ था, लेकिन अब सोचने समझने का वक्त नहीं था। रिदा इसके लिए एतबार के काबिल नहीं थी, और जिस तरह वो रिदा के लिए परेशान रहती थी, वो नहीं चाहता था कि रिदा की वजह से जीनत इससे दूर हो जाए। इसलिए इसने फासला मिटाने का फैसला कर लिया था। इसके जख्म पर अपना वजन डालना तो दूर, इसने इसकी तरफ अपना हाथ भी नहीं रखा था। हाँ, लेकिन अपने लबों से इसके पोर को चूमते इसने इसे एहसास जरूर दिलाया था कि वो इसके लिए दुनिया की सबसे हसीन औरत है।